ठीक है ना अभी। अच्छा क्या क्या चीजें हो गई पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या क्या कर लिया फाइनली। आपका जो डिफेंस वाला पोर्शन था पूरा खत्म करा दिया, स्पेस वाला पोर्शन पूरा ऑलमोस्ट खत्म करा दिया। थोड़े बहुत लॉज वगैरह बचे हैं, वो देखने हैं अपने को। इसके बाद ये न्यूक्लियर वाला पोर्शन है, और ये तो 1 से 2 क्लास में ये फिनिश होगा, इसमें बहुत है नहीं। ठीक है, तो ये पोर्शन फिनिश करेंगे एंड देन लॉज वगैरह फिनिश करके जो आपका एक पार्ट था वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद वी विल होपफुली बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वाला जो सेक्शन है उसको फिनिश कर लेंगे। थोड़ा सा वहाँ पे भी क्योंकि कॉन्सेप्चुअल है, कुछ चीजें हैं वहाँ पे ऐसी जो थोड़ा समझने में दिक्कत करती हैं। ठीक है, तो उसको करेंगे एंड देन फिर जो आपका सेक्शन बचता है आईटी एंड कंप्यूटर वाला जो सेक्शन है उसमें इंटर करेंगे। और साथ में जैसे बायोलॉजी वाला जो पोर्शन है ना, बायोटेक्नोलॉजी वाला, तो उसमें मुझे बायोलॉजी डील करनी पड़ेगी, तो मैं आपका जो जनरल बायोलॉजी वाला पोर्शन है यहाँ पे साथ में करा दूंगा। क्योंकि दिक्कत ये होती है कि जो बायोटेक्नोलॉजी है उसको समझने के लिए आपको बेसिक्स बायोलॉजी कम से कम पता होनी चाहिए। अदरवाइज जैसे अब मान लो कि मैं डील कर रहा हूँ जीन एडिटिंग क्या होती है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए बेसिकली कि डीएनए होता क्या है, जीन क्या होता है, नहीं क्रोमोसोम कैसे काम करते हैं। तो ये चीजें तो इसलिए ये रहेगा कि पहले 1-2 क्लास ना बेसिक्स वाला करा दूंगा बायोलॉजी एंड देन फिर जो आपको बायोटेक्नोलॉजी वाला सेक्शन है, जहां से मान लो कि आज का वो एरिया वही से क्वेश्चन उठा रहे हैं, वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं ज्यादा, तो उसको लेकर के चलेंगे आगे। चलिए सो ऑनलाइन अगर आपको भी कोई सवाल हो यू कैन आस्क। ठीक है, आप पूछ सकते हैं, आप संकोच ना करें। ठीक है, आपके चैट्स केवल मैं पढ़ रहा हूँ। चलो, अगर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात करोगे तो यहाँ पे जनरली हमें बहुत लिमिटेड पढ़ना है, बहुत ज्यादा यहाँ पे डिटेलिंग की जरूरत नहीं है। थोड़े बहुत कॉन्सेप्चुअल चीजें और उसके बाद जो आपको थोड़े बहुत डेवलपमेंट हुए रिसेंट में उसको देख के एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को फिनिश करेंगे। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की जब भी बात आएगी सिंपली याद रखना है कि यहाँ पे डील किसके साथ हो रही है, इसके यहाँ पे डील हो रही है विद द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम। जो भी चीजें, अगर कोई वैसा प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि डील करता है विद द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम और खास करके वहां से एनर्जी प्रोडक्शन की बात कर रहा है, उसको हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अंदर में। क्योंकि न्यूक्लियस के साथ और भी चीजें चल रही है, जैसे मान लो दे आर ट्राइंग टू फाइंड द हिग्स बोसोन पार्टिकल कहाँ पे है, तो उसको हम लोग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अंदर में नहीं देखते डेफिनेटली। उसको हम अलग से थोड़ा सा जो फंडामेंटल पार्टिकल्स की स्टडी है उसको देख लेंगे। बट यहाँ पे हम जनरली जो हमारा कंसर्न होता है वो होता है विद द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, कि कैसे आप एटम के न्यूक्लियस को यूज करके आप एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, उसके लिए क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या डेवलपमेंट है, उसी को समझने का प्रयास जो है हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अंदर में करेंगे। तो जब भी आप न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात करेंगे, न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात करेंगे जहां पे न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है, वहां पे हम दो तरीके की चीजों की बात करते हैं, टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की बात करते हैं। एक तो जो है वो है आपका न्यूक्लियर फिजन, और दूसरा जो है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो नाम में आप गड़बड़ी ना करें कभी भी। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, सिंपल सा मतलब होता है फ्यूज करना, जहां पे एक से ज्यादा चीजें एक साथ आकर के मिल जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं कि ये फ्यूजन हो रहा है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन की घटना, और फ्यूजन का मतलब होता है, कहीं भी फ्यूजन का मतलब ही होता है ब्रेकडाउन होना, किसी भी चीज का ब्रेकडाउन होना, दैट इज नोन एज द फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में होता क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन में होता ये है बेसिकली कि जो वैसे एटम जिनकी न्यूक्लियस जो है वो काफी हेवी है, वो काफी भारी न्यूक्लियस हैं, और उनको इंतजार रहता है कि भाई कहीं से कुछ भी मुझे थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी मिले कि मैं अपने आप को ब्रेक डाउन कर लूं। और इसमें क्या होगा कि यहाँ पे जैसे ही कोई एक हेवी न्यूक्लियस होगा उसको कहीं से कोई तरीका मिले कि ये ब्रेक डाउन हो जाए, तो इसमें जनरली क्या होता है कि यहाँ पे बॉम्बार्डमेंट्स करी जाती है, यानी कि आप कह सकते हो इसको तोड़ने के लिए आपको यहाँ पे आपको न्यूट्रॉन का सहारा लिया जाता है, और न्यूट्रॉन का सहारा लेकर के इसको ब्रेक डाउन किया जाता है। जैसे ही ये टूटेगा तो ये एक से ज्यादा न्यूक्लियस में टूट जाएगा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है, इट विल ब्रेक डाउन। और जैसे ही ब्रेकडाउन होता है, इस ब्रेकडाउन के प्रोसेस में क्या होती है कि यहाँ पे मान लो कि डॉटर न्यूक्लियाई इनको कहते हैं, ये डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा, साथ में यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है।
और हमारा जो फोकस होता है वो यही होता है कि हम क्या करेंगे, इस एनर्जी को टारगेट करेंगे। तो ये आपका पेरेंट न्यूक्लियाई है और इसको कहते हैं डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है, ये ब्रेकडाउन होगा और ब्रेकडाउन होने के साथ साथ आपको साथ में क्या मिलेगी, एनर्जी बहुत सारी मिलेगी। अब नॉर्मली जो ये प्रोडक्शन के लिए हमें, क्योंकि कॉमर्शियली वायबल होना चाहिए प्रोडक्शन, कोई भी देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई भी जिस एरिया में रिसर्च चल रहा है, ये चल रहा है, आप देखोगे कि वो ऐसे एरियाज हैं जहां से कि कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन के चांसेस आपको बनते हैं। ठीक है, आज के डेट में आप सी वाटर को भी क्लीन करके यूज कर सकते हो, पानी को फिल्टर करके डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो, बट वो टेक्नोलॉजी महंगी है अभी। ठीक है, उसे बहुत ज्यादा लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप देखोगे इस फील्ड में क्या हो रहा है, रिसर्च बहुत ज्यादा मतलब उतने एक्टिव नहीं है। जब जिनको परेशानी है, मान लो इजराइल जैसे देश है, तो वो करेंगे क्या, उनके पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारे पास है ऑप्शन, तो हम क्यों उसमें जो है अपना सर खपाएं। या वैसे फील्ड, अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड देखोगे, जैसे पूरी दुनिया में एक चर्चा चलती है कि हमारे अलावा भी कुछ और है यहाँ पे, ठीक है, जो भूतों की बात होती है और ये होती है, लेकिन आप नहीं देखोगे कि उस फील्ड में कभी कोई रिसर्च बहुत ज्यादा चल रही है। किसी ने इंडिविजुअल लेवल पे थोड़ा बहुत कर लिया तो कर लिया, बट इससे ज्यादा उस फील्ड में बातें नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपको उसका आउटपुट नहीं दिखता कि ठीक है मैं खोज भी लूंगा तो उसको मैं कॉमर्शियली कैसे एक्सप्लॉइट करूंगा। ठीक है, कि क्या मैं भूतों को फिर पकड़ के ये कर लूंगा भाई आज से तुम मेरा काम करना, वैसा वैसा कुछ फीचर बन नहीं पाए, उनको दिख नहीं। तो आप देखोगे कि वो इस फील्ड में ज्यादा एफर्ट नहीं डाला जाता। तो यहां पे भी आप उसी पेरेंट न्यूक्लियाई को ब्रेक करोगे जहां से आप देखोगे कि मुझे क्या हो, एनर्जी ज्यादा मात्रा में मिले, जो मैं एफर्ट यहाँ पे दे रहा हूं प्लस उतना एनर्जी मिल सके कि मैं क्या कर दूं, कॉमर्शियली वायबल हो जाए। इसी वजह से यहाँ पे जो जनरली मटेरियल्स यूज करी जाती हैं वो यूज करी जाती हैं यूरेनियम एंड प्लूटोनियम। करने को बहुत सारी न्यूक्लियस का यूज किया जा सकता है, लेकिन यूरेनियम एंड प्लूटोनियम का यूज करने के पीछे जो मुख्य कारण है वो यही है कि इनकी एनर्जी डेंसिटी, जिसको कहते हैं एनर्जी डेंसिटी, एक टर्म आएगा, वो एनर्जी डेंसिटी इनकी क्या होती है, काफी हाई होती है, ज्यादा होती है। और इसी वजह से आपको क्या किया जाता है, प्लूटोनियम एंड न्यूट्रॉन का, सॉरी, यूरेनियम एंड प्लूटोनियम का यूज किया जा सकता है। लेकिन फिशन रिएक्शन की एक समस्या है। फिशन रिएक्शन की समस्या क्या है कि इसका जो बाई प्रोडक्ट होता है, जो इसका प्रोडक्शन होता है, वो क्या होते हैं, वो रेडियो एक्टिव होते हैं। ये रेडियो एक्टिव का मतलब है कि ये बहुत सारे हार्मफुल रेडिएशंस को क्या करते हैं, एमिट करते हैं। खतरनाक रेडिएशन जो आपके एनवायरनमेंट को, आपके हेल्थ के लिए ये खतरनाक हो सकते हैं, वाटर बॉडीज के लिए, इन सब के लिए, बट ये इसको प्रोड्यूस करते हैं। और इसी कारण से कि फिशन रिएक्टर्स को आप देखोगे कि बहुत जगह इसका एक तरीके से विरोध भी होता है, बहुत जगह पे विरोध होता है। ठीक है, कि भाई फिशन रिएक्शन आप करोगे, उसके बाद जो इसका वेस्ट प्रोडक्ट होगा, जो इसका बाय प्रोडक्ट होगा, उसको आप कैसे मैनेज करोगे। और ये समस्या, ये परपेचुअल है, ये चलती आ रही है, याद से ये समस्या नहीं, और इसका इसका अभी तक कोई वैसा निदान हमें नहीं मिला है। ठीक है, तो इसी वजह से कुछ लोग, कुछ कंट्री जो है इसको अपोज भी करती है, क्योंकि ये क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी तो आपको देता है। मेन फोकस हमारा क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन पे, तो क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी डेफिनेटली है, लेकिन यहाँ पे आपको हार्मफुल गैसेज का एमिशन नहीं होता है, बट हार्मफुल गैसेज की जगह पे क्या हो रहा है, रेडियो एक्टिव एमिशन हो रहे हैं। इसीलिए दुनिया देखोगे कि अब धीरे धीरे फिशन रिएक्शन से ज्यादा फोकस जो है वो फ्यूजन रिएक्शन की तरफ कर रही है। क्यों? क्योंकि फ्यूजन रिएक्शन जो है वो एकदम क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में आपको देखा जाता है। ठीक है, वहां पे कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, वहां पे कोई भी इस तरीके का ना तो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का आपको प्रोडक्शन हो रहा है, ना ही वहां पे किसी टॉक्सिक गैसेज का प्रोडक्शन हो रहा है। तो दुनिया जो है उस तरीके से बन रही है। अच्छा, यहाँ पे एक हमेशा याद रखना कि न्यूक्लियर फिजन में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए एक टर्म का यूज होता है जिसको कहते हैं चेन रिएक्शन। ये चेन रिएक्शन क्या है मैं थोड़ी देर में समझाता हूं, बट ये चेन रिएक्शन को आप ध्यान में रखें कि न्यूक्लियर फिजन में ये चेन रिएक्शन इन्वॉल्व होगा। अब सिंपली ना देखो, सिंपल सिंपल एग्जाम्स में सवाल बन जाएगा कि भाई चेन रिएक्शन इनमें से किस में यूज होता है, किस सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन में चेन रिएक्शन का यूज होता है। ऑप्शन दे दिया, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड समथिंग ऑल, दो ऑप्शन आपको दे देगा। ठीक है, सत्यम, इंडिया में थोरियम से निकाला जाता है, डेफिनेटली निकाला जाता है, वी विल कम ऑन टू दैट। ठीक है, हाँ जी, अच्छा सत्यम। ठीक है, तो इतना करें, देन हम आते हैं थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक्स फिजन फ्यूजन को, डिफरेंस को समझ लेते हैं, देन आगे बढ़ेंगे एंड वी विल कम ऑन टू स्पेसिफिकली न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है,
डन। चलो, फिजन में हो और होता है, बट यहाँ पे जो चैन रिएक्शन है ना वो स्पेसिफिकली फिजन का एक डिफरेंट टाइप ऑफ चेन रिएक्शन होगा। आता हूँ, मैं बोला थोड़ा सा पेशेंस रखवाता हूँ। देखो यहीं के लिए रुका था क्योंकि अब मुझे वो चीज से चीजें ड्रॉ करनी पड़ती, तो मैंने जब इतनी मेहनत करी है तो क्यों फिर से मैं ड्रॉ करूं। ठीक है, देखो होता क्या है, ये एक मान लो कि हेवी न्यूक्लियस है यूरेनियम 235, वो अभी देर के लिए भूल जाओ कि यूरेनियम 235 का इसका क्या सिग्निफिकेंस है। सिंपल सी बात है, ये हेवी न्यूक्लियस है, इसको अगर इस पे हमला किया जाए ये ब्रेकडाउन होगा। बारिश में भीग चलो सेटल हो जाओ, बारिश है। इसीलिए कल के मुकाबले सीधे आधे से भी कम लोग आज हो गए बारिश की वजह से। नहीं तेज हो गया है, नहीं इसलिए मैं पहले निकल लिया, मैंने बोला कि रुक जाओ भाई, बारिश होने से पहले मैं निकल लेता हूँ, क्योंकि देखो तुम लोग में से कोई नहीं आएगा, कोई डिस्टर्ब नहीं, मैं नहीं आऊँ तो क्लास ही नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं सोचा चलो निकल लेता हूँ मैं पहले ही। चलो आ जाओ। सो क्या होगा थोड़ी देर के लिए, ये यूरेनियम 235, क्यों यूरेनियम 235 भी अलग बात है, बट मान लो कि एक हेवी न्यूक्लियस है जो कि ब्रेकडाउन होगा, इस पे हमला होगा तो ये ब्रेकडाउन होगा। मैंने बताया इसको ब्रेकडाउन करने के लिए आप एक टर्म एक चीज का यूज करेंगे जिसको कहते हैं न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबको हमें पता है। ये न्यूट्रॉन जब इस पे अटैक करेगा, ये मान लो कि दो डॉटर न्यूक्लियाई में यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, न्यूक्लियस स्प्लिटिंग, ये आपको बने, और यहां से क्या हुआ कि एनर्जी भी आपको रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन जब ये ब्रेकडाउन होगा, ये डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे, तो यहाँ पे साथ में एडिशनल न्यूट्रॉन्स भी जेनरेट होंगे। ये डॉटर न्यूक्लियाई प्लस एनर्जी प्लस न्यूट्रॉन्स को क्या करती है, जनरेट करती है। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन जनरेट हुए वो कुछ ना कुछ तो करेंगे, ये वही काम करेंगे जो आपने यहां से पहले न्यूट्रॉन से कराया था। यानी कि अब क्या होगा, मान लो यहाँ पे 100 एटम रखे हुए हैं, आपने स्टार्टिंग में एक न्यूट्रॉन को फेंका, एक न्यूट्रॉन को इस पे बॉम्बार्डमेंट कराया, तो वो क्या करेगा, एक मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करेगा। लेकिन जैसे ही उसने या एक एटम को जैसे उसने ब्रेक डाउन किया, उसमें से क्या हो गया कि दो डॉटर न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो गए, या तीन होंगे, तीन डॉटर, यहाँ पे दो डॉटर न्यूक्लियाई एक एटम के ब्रेकडाउन से, प्लस एनर्जी प्लस 3 न्यूट्रॉन्स जो हैं जनरल केसेज में ये जेनरेट होते हैं। अब ये तीन न्यूट्रॉन क्या करेंगे, ये तीन न्यूट्रॉन वापस से इसमें जो बाकी एटम्स बचे हुए हैं उसको ब्रेकडाउन करना शुरू करेंगे। तो पहले एक से तीन न्यूट्रॉन निकले, अब ये तीन जाके फर्दर तीन को ब्रेकडाउन करेंगे, तो तीन से फिर कितने बन गए, 9 बन गए। अब वो फिर से 9 क्या करेंगे, वो जाके फिर 9 को ब्रेक डाउन करेंगे, फिर 27 न्यूट्रॉन्स पैदा हुए। तो ये क्या हो रही है कि एक बार आपने इनिशिएट कर दिया, अब ये वहीं से एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन पैदा हो रहे हैं और जो फर्दर क्या कर रहे हैं, वो कैरी ऑन कर रहे हैं रिएक्शन को। इस तरीके के रिएक्शन को क्या कहा जाता है, चेन रिएक्शन कहा जाता है। ये न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है। केमिकल चेन रिएक्शंस भी हो सकते हैं, बट उसमें ये इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, वहां पे न्यूक्लियस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। जो आप केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं वहां पे इन्वॉल्वमेंट केवल और केवल इलेक्ट्रॉन्स की होती है, वहां पे आपका न्यूक्लियस इन्वॉल्व नहीं होता। आपने जो भी अभी तक 9-10 में नॉर्मल रिएक्शंस पढ़ी है केमिस्ट्री में 11-12 तक, वहां पे आपका न्यूक्लियस कभी भी इन्वॉल्व नहीं। ठीक है, तो इसीलिए केमिकल रिएक्शन में चेन रिएक्शन होते हैं, बट वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। यहाँ पे जो है दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। ठीक है, तो इतनी कहानी अपने को याद है, इसीलिए इसको क्या कहता है, चेन रिएक्शन। ठीक है, 1 से 2, 2 से 6 और ये बनता चला जाएगा। ये था आपका न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। फ्यूजन में इस तरीके की कोई घटना नहीं होगी, फ्यूजन में कोई चेन रिएक्शन वगैरह नहीं होता। फ्यूजन में क्या होगा, फ्यूजन में सिंपली दो लाइटर एलिमेंट्स को, दो लाइटर न्यूक्लियस को, दो लाइटर एटम्स को प्रेशर की वजह से एंड टेम्परेचर की वजह से आप क्या करते हो, उनको कंप्रेस करते हो। जब कंप्रेस करते हो उनको, वो जब साथ में मिलते हैं तो फिर क्या होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो फ्यूजन में क्या, फ्यूजन में आपने क्या किया, ब्रेकडाउन कराया। फ्यूजन में आपने क्या किया, आपने एक दूसरे को साथ में लेकर के। यहाँ पे जनरली, यहाँ पे क्या हो रहे थे, यहाँ पे हेवी एलिमेंट्स यूज किया जाता है जनरली। ठीक है, हेवी एलिमेंट्स को ब्रेक डाउन करना आसान होता है। यहां पे लाइटर एलिमेंट्स का यूज होगा, यहां पे आपका लाइटर एलिमेंट्स का यूज होगा, क्योंकि देखो एक चीज तो हमें पता है ना
कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। एक चीज ये भी सवाल आती है कि भाई फ्यूजन एनर्जी में हमें इतना इतना एक्स्ट्रा एफर्ट देना क्यों पड़ता है, क्यों टेम्परेचर को रेज करना पड़ता है, क्यों प्रेशर बढ़ाना पड़ता है। तो आप सबने पढ़ा है कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होगा तो एक दूसरे को रिपील करेगा, नहीं, या नेगेटिव नेगेटिव होगा तो दूसरे को रिपील करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप एक यहाँ पे ड्यूटेरियम है, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम, ये आइसोटोप है आपको हाइड्रोजन का, और दूसरा यहाँ पे ट्रिटियम, ये दूसरा आइसोटोप है जो कि आपको हाइड्रोजन का ही है। अब यहाँ पे क्या है, देखो ये एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो इसका अगर आप देखोगे तो 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन यहाँ पे है, और यहाँ पे 1 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन आपको दिख रहा है। अब होगा क्या कि जब इन दोनों को आप पास लाना शुरू करोगे तो न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं है, कोई इशू नहीं है, लेकिन प्रोटॉन पे चार्ज है। अब क्योंकि प्रोटॉन पे चार्ज है तो वो क्या करेगा, वो रिपील करना शुरू करेगा। जैसे ही आप उसको पास लाना स्टार्ट करोगे तो वो रिपील करना शुरू करेगा, यानी वो वापस एक्सपैंड होना चाहेगा, वो पास नहीं आना चाहेगा। तो इसीलिए आपको काफी ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है ताकि इनके बीच में जो रिपल्शन है आप उसको ओवरकम कर सको। आपको उससे ज्यादा एनर्जी, इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है वही आपको सप्लाई करनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर, इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये ओवरकम होंगे, ये दोनों के दोनों फ्यूज होंगे, दोनों के दोनों आपको जो न्यूक्लियस है ये फ्यूज होंगे। फ्यूज करते ही आपका क्या हो गया, ये यहाँ पे जैसे ही ये फ्यूज करेंगे, यहाँ पे बहुत ही हाई मात्रा में पहले तो एनर्जी निकलेगी, बट ये फ्यूज होके इस फॉर्म में ये स्टेबल नहीं रह सकते, तो फिर ये अपने आप को एडजस्ट करेंगे, और एडजस्ट करने के बाद यू विल फाइंड कि यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो रहा है, यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है हीलियम का। तो यहाँ पे दो आपको न्यूट्रॉन, दो प्रोटॉन और एक एक्स्ट्रा जो न्यूट्रॉन था वो बाहर चला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई ये न्यूट्रॉन आपको जाके कोई फ्यूजन, आपको फ्यूजन रिएक्शन वगैरह जैसी चीज ये नहीं करा सकता, ये सरप्लस न्यूट्रॉन है जो कि आपको क्रिएट होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अब क्या होता है, जो आपकी सन की कोर है, सन की कोर में क्या है, आप यूज किसको कर रहे हैं, हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल वहां पे यूज हो रहा है। धीरे धीरे ये फिर हीलियम इसके साथ ये भी रिएक्शन कर सकते हैं, ये फिर से फ्यूज हो सकता है फर्दर, बट धीरे धीरे क्या हो रहा है, आप देखोगे कि दो एटम्स में एक का लॉस हो गया, ऑब्वियसली एक हीलियम क्रिएट हुआ। सिमिलरली हीलियम इनके साथ रिएक्शन करेगा, वहां पे भी कुछ ना कुछ लॉस होगा। तो धीरे धीरे रिएक्शन क्या होता जाता है, धीरे धीरे जो आपके पास अवेलेबल एटम्स हैं वो कम होते जाते हैं, वो फ्यूल जो है जिसको आप फ्यूज करा रहे थे वो कम हो रहा है। इसी को हम कहते हैं कि जब सन में एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, उसका फ्यूल खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाने का मतलब क्या है कि वो हायर एलिमेंट्स बन चुके होंगे, ठीक है। वहां पे अब फर्दर उतने लाइटर न्यूक्लियर नहीं बचे हैं, ना तो हीलियम बचेगा, ना तो ड्यूटेरियम, ना तो ट्रिटियम, जो कि फ्यूज करके फर्दर आपको एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते। ये कहानी आपको सन में चलती है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस आपका फ्यूजन रिएक्शन के बीच में एंड फ्यूजन रिएक्शन के बीच में। हाँ, अमाउंट ऑफ एनर्जी हमेशा याद रखना, चश्मा में, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो हमेशा फ्यूजन रिएक्शन में ज्यादा होगा, ठीक है। फ्यूजन रिएक्शन से अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्यूजन रिएक्शन में ज्यादा होगी, ठीक है। ये टर्म याद रखना। आप अब यहाँ पे बात क्या आ गई, इसलिए मैंने जनरल स्टेटमेंट बोला। अब यहाँ पे आप कंपेयर करोगे कितना फ्यूल किसका ले रहे हो, कितना फ्यूल किसका ले रहे हो, राइट। लेकिन आप मान लो कि सेम 1 kg ऑफ फ्यूल यहाँ पे आप ले लिया और 1 kg ऑफ यूरेनियम आपने वहां पे लिया, उस कंडीशन में जो फ्यूजन रिएक्शन में एनर्जी प्रोड्यूस होगी इट इज स्टिल हायर, ठीक है। वहां पे चेन रिएक्शन होगा बट प्रोड्यूस तो नहीं करेंगे ना जितने एटम्स होंगे। अब यहाँ पे ये लाइटर है, तो लाइटर है तो आप इमेजिन करो कि नंबर ऑफ एटम्स भी क्या होंगे, यहाँ पे ज्यादा होंगे। और वैसे भी पर रिएक्शन, इवन इन पर रिएक्शन की अगर बात करोगे तो पर रिएक्शन में भी फ्यूजन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो ज्यादा होती है। अब क्यों होती है, कैसे होती है, दैट इज बियॉन्ड आवर डिस्कशन, ठीक है। बट सिंपली याद रखना कि फ्यूजन एनर्जी में हर केस में ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी फ्रॉम द फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। हाँ जी, क्यों होती है बता सकते हो? अरे कुछ इनलाइटन करो हम लोगों को। चलो खैर छोड़ो, बाद की बात करेंगे उसको। सो दिस इज द न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। सिंपल सी कहानी बताई, दो लाइट न्यूक्लियर को कंबाइन करोगे, कंबाइन करके आप क्या करोगे, यू विल फाइंड कि बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी निकल रही है। एटम्स ऑफ ट्रिटियम, ड्यूटेरियम, हीलियम भी आपको यूज होता है, बट ठीक है। सबसे इसकी बड़ी खासियत है, मैंने बताया दुनिया इसके पीछे भाग रही है क्योंकि यहां से कोई भी रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं प्रोड्यूस होता, कुछ भी नहीं होता प्रोड्यूस यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या है, दैट इज हमें जो यहाँ पे आपको आर्टिफिशियली इसको क्रिएट करने में जो समस्या आ रही है,
इन आर्टिफिशियली क्रिएटिंग इस रिएक्शन को, उसमें समस्या आ रही है कि आप उतने टेम्परेचर को आप होल्ड नहीं कर पा रहे। आप सोचो कि सन के कोर में जितनी टेम्परेचर है, आप अर्थ को उतना बनाने का प्रयास करो, आप कितने देर तक उसको होल्ड कर पाओगे? तो अभी तक जो मैक्सिमम मिल रहा है, कोई 50 सेकंड पहुंच पा रहा है, कोई 100 सेकंड पहुंच पा रहा है, तो बट उसको उसको उस थ्रेशोल्ड को वो ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये अभी की समस्या हम डिस्कशन करेंगे जब आईटीआर वगैरह इन रिएक्शंस की चर्चा करेंगे। बट यहाँ पे जो अभी के समय में समस्या वही है कि आप कितने लंबे समय तक इस चीज को सस्टेन कर पाओगे, जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन में उल्टा है। वहां पर आपने एक बार स्टार्ट कर दिया तो अब उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, वहां पे मुश्किल है कि आप रेट को कैसे रोकोगे, यहाँ पे कि आप कितने लंबे टाइम तक इसको कैरी कर पाओगे। इन दोनों में ये दो समस्याएं जो हैं, ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स, टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अभी के समय में आपको देखने। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस आपको फिजन एंड फ्यूजन के बीच में रखेंगे। इसके बाद चले जाते हैं सीधा न्यूक्लियर फिजन की। अभी जो चर्चा करेंगे दैट वी विल टॉक अबाउट न्यूक्लियर फिजन। अब यहां से बहुत सारे आपको वन लाइनर्स क्वेश्चन आराम से आपको निकलते चले जाएंगे। तो न्यूक्लियर मटेरियल्स को पहले समझते हैं, तब जाके हम आगे न्यूक्लियर फिजन को समझेंगे। पहली बात, एक बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है न्यूक्लियर रिएक्टर का? एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये क्या होगा कि यहाँ पे आपको वो जगह दिख रही है जहां पे क्या हो रहा है, फिजन रिएक्शन अकर हो रहा है, जहां पे फिजन रिएक्शन, द फिजन रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। यहाँ पे अब जैसे मैंने एक चीज बताई थी आपको कि एक बार जब आपका फिजन रिएक्शन होगा तो उसमें क्या होगा कि पहले जब एक बार ब्रेकडाउन होगा, न्यूट्रॉन ब्रेकडाउन करेगा तो फर्दर 3 न्यूट्रॉन्स को प्रोड्यूस करेगा। उस केस में क्या होगा, जस्ट इमेजिन करो कि 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27, 27 से 81 एंड इट्स गोज ऑन। यानी कुछ ही सेकेंड में वो आपके लिए अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। एनर्जी निकल रही है, वो आपके लिए क्या हो जाएगी, अनकंट्रोल हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे कंट्रोल रॉड्स का यूज होता है, वी विल सी इट। बट यहाँ पे मान लो कुछ भी हो रहा है, इस कैबिनेट के अंदर में फिजन रिएक्शन हो रहा है, यहाँ से हीट प्रोड्यूस होगी है। यहाँ से क्या प्रोड्यूस होगी, एनर्जी, हीट के फॉर्म में प्रोड्यूस होगी। अब आप क्या करोगे, इस हीट को आप ट्रांसफर करोगे थ्रू द स्टीम। आप स्टीम के थ्रू ट्रांसफर करते हो और उस स्टीम से पानी को या आप मान लो हीट से पानी को आप गर्म करोगे और गर्म पानी से आप फिर क्या करते हो, टरबाइन चलाते हो। तो सिंपल प्रोसेस वही है जैसे टरबाइन, अंत में आपको चलाना क्या, अंत में आपको चलाना टरबाइन ही है। आप एक ही चीज सोच रहे कि ये टरबाइन में चलाऊं कैसे, इस टरबाइन को चलाने के लिए जो एनर्जी निकलेगी वो मैं कहां से लेके आऊं। तो यहाँ पे आप क्या करो, वाटर को, हीट प्रोड्यूस हुआ, हीट से वाटर को गर्म किया, स्टीम बनाया, उससे आप क्या करोगे, टरबाइन को चलाओगे। तो बेसिक स्ट्रक्चर इसका भी सेम रहेगा। कभी भी देखो एग्जाम वगैरह में अगर मेंस बेस्ड क्वेश्चन आ गए, आपको नहीं पता ये कैसे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, अगर वो मैकेनिकल, अंत में उसका मैकेनिकल एनर्जी बन रहा होगा वहां पे लास्ट में, तो डेफिनेटली। अब जैसे मान लो चाहे आप न्यूक्लियर फ्यूजन की बात, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन की बात करो, इवन न्यूक्लियर फ्यूजन भी कराओगे तो आपको यही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, आपको वाटर गर्म करोगे, स्टीम गर्म करोगे, टरबाइन चलाओगे। हाइड्रोथर्मल एनर्जी इसी तरीके से काम करती है, नॉट हाइड्रोथर्मल, द थर्मल एनर्जी ओनली, थर्मल एनर्जी, या फिर जो आपको वाटर से जो आप एनर्जी प्रोड्यूस करते हो, दैट इज अगेन द सेम प्रोसेस। डिफरेंस आता है केवल और केवल बायोलॉजिकल वाले में। ठीक है, जो आप बायोलॉजिकल फ्यूल जैसे गोबर गैस वगैरह से प्रोड्यूस करते हो, ठीक है, या फिर आप मान लो कि जैसे जो फ्यूल सेल वगैरह से प्रोड्यूस हो रहा है एनर्जी, वहां पे डिफरेंट चलेगा, बट ओवरऑल जो प्रोसेस है आपका यही सेम है। तो न्यूक्लियर, सबसे पहले आपको क्या जरूरत पड़ेगी न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, फिजन रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, यू नीड अ न्यूट्रॉन सोर्स। आपको एक मटेरियल चाहिए होगा जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन आपको प्रोड्यूस करके दे, क्योंकि जब तक आपके पास न्यूट्रॉन नहीं होगा तब तक आप कैसे उसको स्टार्ट करोगे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ मटेरियल टू जनरेट न्यूट्रॉन। सिंपल सी बात है, चेन फिशन को स्टार्ट करने के लिए आपको चाहिए होगा। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा यूज होता है दैट इज बेरिलियम एंड ड्यूटेरियम। अब ये टर्म आपसे सिंपली पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा जो है ये आपको एक बेहतर न्यूट्रॉन सोर्स के रूप में आपको दे सकता है। तो ठीक है, तो बेरिलियम एंड ड्यूटेरियम यहां से ये आपको सबसे बेहतर न्यूट्रॉन सोर्स के रूप में आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, अच्छा यहां पे एक चीज ध्यान रखना कि न्यूट्रॉन सोर्सेज से जब न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं तो उसको भी दो तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। एक जो होता है दैट इज नोन एज द स्लो और थर्मल न्यूट्रॉन्स, दूसरे जो होते हैं फास्ट न्यूट्रॉन्स। ये किसके बेसिस पे है, उनके स्पीड के बेसिस पे, स्पीड के बेसिस पे। ठीक है, तो कई बार जब मान लो जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुआ उसकी मूवमेंट, उसकी गति जो है वो काफी तेज हो गई, तो दैट बिकम्स द फास्ट न्यूट्रॉन। अगर स्लो है तो दैट इज नोन एज स्लो। बट स्लो का दूसरा नाम जो है ये थर्मल भी है, ये मैं चर्चा करूंगा बाद में क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है कि वो फास्टर है कि स्लो। आपने टर्म सुना होगा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स, ये टर्म हम सबने सुना है, बट वहां पे फास्ट क्या, दैट फास्ट इज दिस न्यूट्रॉन।
ठीक है, ये न्यूट्रॉन वहां पे जो यूज हो रहे हैं दो ज्यादा फास्टर न्यूट्रॉन्स का यूज हो रहा है। अब इनकी अपनी कमियां हैं, अपनी अपनी खासियतें हैं कि फास्ट होने पे क्या होगा, स्लो होने पे क्या होगा, पर डेफिनेटली ये टर्म आप थोड़ा देर के लिए ध्यान में रखें, ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लो न्यूट्रॉन स्लो है, तो न्यूट्रॉन स्लो होगा तो क्या होता है, उस केस में उसके टकराने के चांसेस जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। वो स्लोली मूव कर रहा है तो वो एटम को जाकर के हिट करेगा, किसी को हिट करेगा तभी तो ब्रेक डाउन करेगा। तो स्लो न्यूट्रॉन जो होते हैं उसके क्या होते हैं, उसके टकराने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जबकि जो फास्ट न्यूट्रॉन होते हैं ये बहुत कम चांस होता है कि ये टकराएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, स्प्लिट हुआ और फास्टर न्यूट्रॉन जो है वो निकल जाता है। तो मेजर जो फोकस हुआ करता था खास करके पहले वाले टाइम में, जब आपके पास टेक्नोलॉजी बहुत लिमिटेड थी, तो हमारे पास फोकस करना पड़ता था कि अगर फास्ट न्यूट्रॉन भी जनरेट हो रहा है, हम उसको क्या करें, पहले तो स्लो डाउन करें, क्योंकि स्लो डाउन कराएंगे तभी जाके ये रिएक्शन करेगा। और इसीलिए यहाँ पे एक चीज का यूज होता है जिसको कहा जाता है मॉडरेटर। The second thing that is used is known as the moderator, यानी कि मॉडरेटर का काम क्या है, ये न्यूट्रॉन्स के स्पीड को स्लो करे। ठीक है, तो अगर फास्टर न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए हैं तो उसको आप क्या करोगे, आप उसको थर्मल न्यूट्रॉन्स में बनाओ। आप फास्ट न्यूट्रॉन्स को क्या चेंज करो, आप उसको थर्मल न्यूट्रॉन्स में लेके आओ। ये क्या होता है, क्यों, क्योंकि थर्मल न्यूट्रॉन्स जो होते हैं ये कम क्वालिटी के, मान लो कि यूरेनियम भी है जो बहुत एनरिच नहीं है, तो उसमें भी ये रिएक्शंस करा सकते हैं, इनके टकराने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक टर्म यूज होता है हाई न्यूट्रॉन इकोनॉमी, हाई न्यूट्रॉन इकोनॉमी। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये इनके टकराने के चांसेस ज्यादा होंगे और टकराएंगे तो फिर ये क्या करेंगे, फर्दर न्यूट्रॉन को ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। तो मेजर मॉडरेटर का फोकस क्या है कि जो फास्टर न्यूट्रॉन्स हैं उसको आप क्या करो, आप उसको स्लो डाउन करो। यहाँ पे अगेन जो मटेरियल्स यूज होते हैं, या तो सिंपली वाटर यूज हो जाएगा, ऑब्वियसली वाटर में स्पीड क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। लाइट वाटर यूज हो सकता है, हेवी वाटर यूज हो सकता है, नॉट ओनली लिक्विड्स, इवन सॉलिड लाइक ग्रेफाइट्स कैन बी यूज्ड। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट, चलो आपसे पूछ रहा है कि मॉडरेटर में नॉर्मली हमने भी जो पढ़ी है 9-10 तक, हम लोग पढ़ते हैं कि ठीक है आप वाटर का या हेवी वाटर का यूज करते हो, बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि यहाँ पे आप इवन यू कैन यूज द सॉलिड मटेरियल्स लाइक सॉलिड ग्रेफाइट, बेरिलियम का यूज हो सकता है, इवन द हाइड्रोकार्बन्स कैन बी यूज्ड। सिंपल सा पर्पस इतना ही है कि उसको क्या कर सके, उसको स्लो डाउन कर सके, बस मॉडरेटर का जो पर्पस है वो यही है। हाँ जी, D2O, ड्यूटेरियम। ठीक है, मॉडरेटर। उसके बाद तो ये तो चलो उसके जो साइड एक्टर्स हैं, ये साइड एक्टर्स का रोल है ये। ठीक है, लिख लो लिख लो, इनको लिख लो, अदरवाइज ये कंफ्यूज कराएगा आपको बाद में। यहां पे जो मेन हीरो है वो है आपका न्यूक्लियर फ्यूल, क्योंकि बाकी तो साइड एक्टर सपोर्टिंग एक्टर्स हैं। न्यूक्लियर फ्यूल में दो टर्म्स आप एकदम क्लियर रखना, जब भी न्यूक्लियर फ्यूल की बात होगी उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक जो होता है उसको बोलते हैं फिसाइल मटेरियल, और दूसरा जो होता है वो है फर्टाइल मटेरियल। देखो ये बाद में चीजें कंफ्यूज करती हैं कई बार, आप मान लो 2-3 महीने बाद तो आप टर्म्स भूल जाओगे, बट हमेशा टर्म से, उनके कीवर्ड से उसका मतलब निकालना सीखोगे तो चीजें याद रहती हैं। हम फिसाइल रिएक्शन अभी तक बात ही करें न्यूक्लियर फिजन की, यानी कि फिजन यानी ब्रेकडाउन होगा। ये वैसे मटेरियल्स हैं, फिसाइल मटेरियल जब भी कहा गया, ये वैसे मटेरियल हैं जो कि डायरेक्टली जब इन पे न्यूट्रॉन से हमला किया जाएगा ये क्या हो जाएंगे, ये ब्रेकडाउन हो जाएंगे, ये आसानी से टूट जाएंगे, और जब टूटेंगे तो ये क्या करेंगे, एनर्जी आपको प्रोड्यूस करेंगे। यानी बेसिकली ये कर क्या रहे हैं, ये आपका चेन रिएक्शन इनसे स्टार्ट हो जाएगा। तो फिसाइल मटेरियल सिंपली दोज मटेरियल्स जिससे जब उन पे आप न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट कराओगे वहां चेन रिएक्शन आपका स्टार्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका एनर्जी प्रोड्यूस होगा, आपका सिस्टम चल पड़ेगा। ये जो है ये काफी लिमिटेड नंबर्स में इस तरीके के मटेरियल आपको मिलेंगे, जैसे यूरेनियम 233, यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239। ठीक है, नहीं ठीक है, प्लूटोनियम 239। ठीक है, तो ये चीजें आपको दीज आर व्हाट, दीज आर द फिसाइल मटेरियल्स। इन पे जैसे ही न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट होगी ये चेन रिएक्शन को क्या कर देंगे, स्टार्ट कर। दूसरा जो टाइप है इसको कहते हैं फर्टाइल मटेरियल।
फर्टाइल मटेरियल का मतलब क्या होता है? जब कोई फर्टाइल है, कहते हैं कि जमीन क्या है, जमीन फर्टाइल है। फर्टाइल का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर क्षमता है, उसके अंदर पोटेंशियल है, नहीं उपजाऊ है। तो ये वैसे मटेरियल है जिनके अंदर क्षमता तो है, बट इनको आपको थोड़ा सा प्रोसेस के थ्रू गुजारना पड़ेगा। ठीक है, तो डायरेक्टली इन पे अगर आप न्यूट्रॉन से हमला करोगे, इट विल नॉट सस्टेन द चेन रिएक्शन, इसमें आपको कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी। तो इन पे क्या करा जाता है, पहले इस फर्टाइल मटेरियल को आप क्या करते हो, इसको फिसाइल मटेरियल में कन्वर्ट करते हो, और फिसाइल मटेरियल में कन्वर्ट करने के बाद फिर आप इसको क्या कर सकते हो, फ्यूल के रूप में यूज करोगे। तो हमेशा साइकिल याद रखना, आपका फर्टाइल मटेरियल, फिसाइल मटेरियल, दैट कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल। तो फिसाइल मटेरियल को डायरेक्टली फ्यूज के रूप में यूज किया जा सकता है, फ्यूल के रूप में, जबकि फर्टाइल मटेरियल जो होगा उसको पहले फिसाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको उस क्षमता में लाना पड़ेगा, उसमें वैसे बदलाव करने पड़ेंगे ताकि ये क्या कर सके, ये आपको चेन रिएक्शन को सस्टेन कर सके। इसमें जो मेजर मटेरियल्स यूज होते हैं, दैट इज यूरेनियम 238, थोरियम 232। ठीक है, ये वैसे मटेरियल्स हैं जिनके अंदर क्षमता तो है, बट इसमें कुछ चेंजेस करनी पड़ती है। अब ये चेंजेस कैसे करी जाती है, कुछ नहीं होता है इसमें, सिंपली न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट यहाँ पे भी कराया जाएगा, बट वहां पे आपको क्या होगा, बहुत ज्यादा सरप्लस मात्रा में न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस कराने पड़ेंगे। वहां पे जो न्यूट्रॉन सोर्स है उसकी अहमियत बढ़ जाएगी। जब आप इनको बराबर न्यूट्रॉन से हमला कराएंगे, ये क्या करेंगे, ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके क्या होगा, मान लो थोरियम है, अब ये थोरियम 232 है, ये एक न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा। जैसे ही ये एक न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा, ये क्या बन जाएगा, इट बिकम्स यूरेनियम 233। इसका एटॉमिक नंबर चेंज हो गया, 233 पहुंच गया। जैसे ही 233 पहुंचा, नाउ इट बिकम्स अ फिसाइल मटेरियल। अब ये आपको सोर्स के रूप में, फ्यूल सोर्स के रूप में यूज हो सकता है। सिमिलरली आपका जो यूरेनियम 238 है, इस पे आपने एक न्यूट्रॉन को इसने एब्जॉर्ब किया, और भी रिएक्शंस होती है उसमें, ठीक है, उसमें फिर बीटा डीके होता है और ये होता है, बट दैट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड। सिंपली याद रखेंगे, यूरेनियम जो प्लूटोनियम, सॉरी, यूरेनियम 238 है, जब ये एक न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपको प्लूटोनियम 230। अगेन दिस इज अ फिसाइल मटेरियल। तो ये बेसिक डिफरेंस आप हमेशा क्लियर रखना, फिसाइल मटेरियल्स कौन से हैं, फर्टाइल मटेरियल्स कौन से हैं। ये कभी भी आपको स्टेटमेंट में डाल के परेशान किया जा सकता है इसमें से। ठीक है, अगर आपको याद नहीं रहेगा तो फिर भूल जाओगे अच्छा कौन सा था। ठीक है, चलो। Not directly, not directly. The third stage of our nuclear program will do so. That can use the thorium directly. तो तीसरा स्टेज जो होगा हमारा थोरियम का, जो तीसरा स्टेज में, अभी तो हम सेकंड स्टेज के पास पहुंचे, ठीक है, तो वहां पे हम कर पाएंगे, बट उसके लिए आपको लगेगी, कुछ एक्स्ट्रा लगेगी चीज। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ना इसको कन्वर्ट करने का, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। यहाँ पे जो इनिशियल आइडिया था होमी जहांगीर भाभा का कि ये प्रोसेस जो है, जो स्टेजेस का ट्रांसफॉर्मेशन है 1 से 2 स्टेज में जाएंगे, वो 5-6 साल में हो जाएगा। ठीक है, बट इट टुक लाइक 3 to 4 डिकेड्स, तो उससे भी ज्यादा का टाइम लग गया। तो डायरेक्टली यूज द थोरियम, नो, बिकॉज दे हैव द रिसोर्सेज, द एडवांस कंट्रीज दे हैव द रिसोर्सेज। ऑस्ट्रेलिया के पास है, यूएसए के पास है, यही कंट्रीज तो एडवांस है ना, फ्रांस है, इनके पास है सोर्सेज, तो क्यों वो माथा पच्ची करे। थोरियम हमारे पास है तो हम सोच रहे हैं। ठीक है, अब जिसके पास पिज्जा पड़ा हुआ है वो क्यों सोचेगा कि मुझे चावल दाल खाना है। हमारे पास राइस पड़ा, हम सोचेंगे भाई इसको कैसे टेस्टी बना। तो यही कहानी है। चलो, इसके बाद तीसरा, दैट इज यूज्ड अगेन द कूलेंट्स। कूलेंट्स क्या है, ये वो, जैसे मैंने बताया कि आप क्या करोगे, जो हीट प्रोड्यूस होगी उस हीट को आप कहीं ना कहीं उससे गर्म करके स्टीम टरबाइन चलाओगे। तो ये कूलेंट्स क्या होंगे, ये इन कूलेंट्स का काम क्या है, इन कूलेंट्स का काम है कि जो कोर में हीट प्रोड्यूस हो रही है, जो रिएक्टर कोर में हीट प्रोड्यूस हो रही है, उसको आप एक्सट्रैक्ट करो, और एक्सट्रैक्ट करके आप जनरेटर्स के पास लेकर के। अब ये कूलेंट्स वाटर भी हो सकते हैं या अदर मटेरियल्स भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का भी यूज किया जाता है। ठीक है, सो कॉमनली यूज में अगर आप देखोगे तो नॉर्मली वाटर का यूज होता है, हेवी वाटर का यूज होता है, इवन सोडियम यूज होते हैं फॉर द फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स। तो ये टर्म अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि एफबीआर में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स में क्या सोडियम का यूज हो सकता है। इवन अगर कहीं पे गैस कूल्ड रिएक्टर्स हैं तो वहां पे लेड का यूज हो सकता है, हीलियम का यूज हो सकता है। ये सारे मटेरियल जो है आपको कूलेंट्स का काम कर सकते हैं। अब ये टर्म्स आपको याद रखना, अच्छा हाँ इसका यूज होता है। अब कई बार स्टेटमेंट ऐसे ही डाल देता है, ये कहां से आ गया, तो वो है, वो कुछ नॉर्मल स्टडीज में वो आपको स्टैटिक पोर्शन उसको कवर करना पड़ता है, उस वहां से वो स्टेटमेंट निकाल देते हैं। चावल ठीक है तो खाओ भाई, चावल को किसने रोका, चावल तो है ही आपका जो आपका मेजर फूड है। हाँ जी,
अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है कि जरूरी नहीं है ना कि हम वाटर से ही टरबाइन को चलाएं, हम डायरेक्टली गैस से भी चला सकते हैं। आप गैस से भी, गैस क्या होगा, प्रेशराइज फॉर्म में गैस को निकालोगे तो करेगा, यहाँ पे वही काम होता है, हीलियम उस तरीके से काम करता है। लेड जो है, ये लेड एक तरीके से काम करता है आपको हीटिंग के सोर्स के, ये सेकेंडरी सोर्स के तौर पे यूज होता है। जैसे लेड कैसे यूज होता है, ये आपका कंटेनर है जहां पे रिएक्शन हो रही है, यहां पे गैसेज हैं, बट यहां से यहां तक एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए फॉर्म में आपका क्या यूज होगा, लेड यूज होगा। इस कंटेनर से इस गैस तक एनर्जी पहुंचाने के लिए आप क्या करोगे, लेड का यूज करोगे। लेड देखो, लेड जो है बहुत जल्दी गर्म होता है, नहीं आप देखोगे सोल्डरिंग वगैरह के लिए एनर्जी का वो कंडक्शन करा रहा है, ठीक है, तो वो लेड का यूज कराते हैं। डन। इसके अलावा कुछ अदर न्यूक्लियर मटेरियल्स जो कि बहुत चर्चा नहीं करी जाती है, तो बट उसके बस नाम जान लो कि हाँ इस तरीके का भी कुछ टर्म्स यूज होते हैं जो न्यूक्लियर फ्यूल में यूज होते हैं। एक जिसको कहा जाता है दैट इज नोन एज द जिरकालोइड ट्यूब्स। ये जिरकालोइड ट्यूब्स क्या है कि इन्हीं के अंदर में आपको जो फ्यूल पैलेट्स होते हैं उनको रखे जाते हैं। जैसे न्यूक्लियर फ्यूल को देखोगे तो ये इस तरीके से ऐसे पैलेट्स होते हैं, वो पतले पतले छड़ टाइप के होते हैं, और उसको जिनसे पैडिंग करी जाती है, जिनसे उसको बांधा जाता है, दोज आर नोन एज द जिरकालोइड ट्यूब्स। ठीक है, ये देख लो, जस्ट ए मिनट। तो ये कुछ इस तरीके की आपको जो दिख रही है, दिस ये क्या करी गई, एक कंटेनर में न्यूक्लियर पैलेट्स को, फ्यूल पैलेट्स को क्या किया गया है, रखा गया है। इसी को कहा जाता है, ये जो ट्यूब होता है दिस इज मेड अप ऑफ जिरकालोइड, और इसलिए इसको जिरकालोइड ट्यूब्स कहा जाता है। और इनके बीच में जो स्पेस होती है वहां पे यूज करा जाता है हीलियम को। तो ये दो टर्म्स भी आपको यूज होते हैं, ये दो आपको मटेरियल्स भी यूज होते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर एनर्जी के प्रोडक्शन में, इनका भी यूज होता है। ठीक है, तो सिंपली सी कि अच्छा ये जिरकालोइड ट्यूब एंड हीलियम गैस का भी कुछ ना कुछ रोल है। सिंपल था ना, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर फिजन एनर्जी। 5 ऑप्शन, 1 2 करेक्ट, 2 3 करेक्ट, 3 4 करेक्ट। अब वहां पे अगर हीलियम डाल दिया तो सोचोगे अच्छा हीलियम का कहां यूज आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अगेन बनाने के तरीके कई तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन टर्म्स को थोड़ा बहुत जानो, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट ठीक है। फाउंडेशंस का मतलब ही यही होता है कि आप एक एक चीज को डिटेल में देखते हुए चलो। ठीक है, डन। अब एक प्रोसेस होती है जिसको कहा जाता है यूरेनियम इनरिचमेंट। यूरेनियम एनरिचमेंट मैंने बताया कि आपको दो तरीके की मटेरियल्स होती हैं, फिसाइल मटेरियल होता है एंड फर्टाइल मटेरियल होता है। अब जो नेचुरल यूरेनियम मिलता है, नेचुरल यूरेनियम में क्या होता है कि 99.3% जो है यहां पे आपको मिलता है यूरेनियम 238, और इसमें जो 0.7% है, आप सिंपली 1% के रेशियो से भी याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मिलता है ये आपको मिलता है यूरेनियम 235। अब हमने एक चीज बताई आपको कि ये तो आपको न्यूक्लियर फिजन के कैपेबल ही नहीं है, ये नहीं कर सकते, ये फर्टाइल मटेरियल है, फिसाइल मटेरियल नहीं है। यानी कि इसको अगर आप डायरेक्टली फ्यूल के रूप में यूज करोगे ये कुछ नहीं कर पाएगा। आपका जो फ्यूल के रूप में यूज हो सकता है दैट इज नोन एज द यूरेनियम 235। कहने का मतलब अगर आप इसको लेकर के पूरा जो नेचुरल यूरेनियम उसको डायरेक्टली अगर सोर्सेज में डाल दोगे अपने जो भी आपका इंजन है, तो उसमें क्या होगा, ये ऐसा पेट्रोल है जिसमें 90% पानी भरा हुआ है। ठीक है, आपकी इंजन चल ही नहीं पाएगी जितनी देर तक थोड़ी बहुत आपके आपके जो पेट्रोल बचा हुआ है जो 2 4 5 10% उतना देर चलेगा, वो भी ठीक से नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि यहाँ पे एक प्रोसेस का यूज होता है जिसको कहा जाता है एनरिचमेंट। इस एनरिचमेंट में किया जाता है कि आप इन दोनों को सेपरेट करते हो, यूरेनियम 238 को एंड 235 को। 238 को आप बाहर करते जाते हो एंड 235 को क्या करते जाते हो, इकट्ठा करते जाते हो। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे कि आप क्या करते हो, यूरेनियम 235 का कंसेंट्रेशन बढ़ाते हो। ठीक है, अब यहां पे जो है जब आपका इतना कंसेंट्रेशन हो जाता है यूरेनियम 235 का, एक अमाउंट तक उसका कंसेंट्रेशन हो जाता है, तो फिर उसको फ्यूल के रूप में यूज किया जा सकता है। जैसे देखोगे ना, गाड़ी में भी पानी भी भरी होती है टंकी में कभी कभी, तो गाड़ी चलती है, कुछ देर तक चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि जो कंसेंट्रेशन है पेट्रोल का वो ज्यादा है कंपेयर टू द वाटर। बट एक अगर बहुत ज्यादा पानी भर गई है पेट्रोल थोड़ा सा, तो फिर नहीं चलेगा। तो यही कहानी यहाँ पे चल रही है कि जो आपका फिसाइल मटेरियल है उसका कंसेंट्रेशन कम से कम उतना बढ़ा दिया जाए ताकि आपका चेन रिएक्शन जो है वो सस्टेन कर जाए।
ठीक है, क्योंकि ये तो आपको डायरेक्टली चेन रिएक्शन कराएगा नहीं। इसी प्रोसेस को क्या किया जाता है, दैट इज नोन एज द यूरेनियम एनरिचमेंट। अब इसकी अलग अलग टेक्निक्स हैं एनरिचमेंट की। जैसे यहाँ पे जो सबसे ज्यादा टेक्निक यूज होती है, दैट इज नोन एज द गैस सेंट्रीफ्यूग टेक्नोलॉजी। ठीक है, गैस सेंट्रीफ्यूग टेक्नोलॉजी का यूज करके क्या किया जाता है, इसको किया जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगल टेक्नोलॉजी, सेंट्रीफ्यूग का यूज हम हर जगह करते हैं। कोई एग्जांपल बता सकते हो जहां पे हम सेंट्रीफ्यूग टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं रियल लाइफ एग्जांपल्स में? हाँ जी, ब्लड के कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए भी वहां पे गैस सेंट्रीफ्यूग टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हो क्या? ओके, तो इसलिए नहीं, आपके एक दो एग्जांपल्स मुझे देखे तो मेडिकल फील्ड वाले तो डेफिनेटली यू हैव यू नो दैट थिंग। हाँ जी, सेंट्रीफ्यूग मशीन का यूज होता है डेफिनेटली धोने में। ऑब्वियसली जो आपका वॉशिंग मशीन है वो भी सेंट्रीफ्यूग टेक्नोलॉजी पे ही काम करती है। उसमें क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो जो हेवियर एलिमेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, जो लाइटर एलिमेंट्स है वो पास होते चले जाएंगे। तो यही काम होता है सेंट्रीफ्यूग। आप डिफरेंट मटेरियल्स को डाल के एक साथ तो काफी जोर से घुमाओ, जब काफी जोर से घुमाओगे तो क्या होगा, हेवियर एलिमेंट विल गो फर्दर, लाइटर एलिमेंट विल कम क्लोज। दूध से मक्खन निकालना सबसे सिंपल एग्जांपल वाला है, ठीक है। तो वो भी सेंट्रीफ्यूग के तौर पे ही यूज होता है, ठीक है, वो तेजी से घुमाया जाता है। तो यहाँ पे जो गैस सेंट्रीफ्यूग टेक्नोलॉजी, इसमें क्या कहते हैं कि यूरेनियम को पहले गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, और गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिर वहां पे सेंट्रीफ्यूग मशीन चला करके एंड दिस थिंग इज डन। ठीक है, तो अगेन ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस का डायरेक्ट एप्लीकेशन है। अब ये सिंपली किसी में पूछ लेगा, ये बताओ कहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, इसका यूज करके आपको क्या हो रहा है, आपका यूज हो रहा है। ये टर्म ध्यान रखेंगे कि जो वेपन्स ग्रेड यूरेनियम है, वैसे यूरेनियम जिसको आपको वेपन के तौर पे यूज करना है, वहां पे जो आपको एनरिचमेंट चाहिए दैट शुड बी अराउंड 90% या 90% से ज्यादा, यानी उसमें जो कंसेंट्रेशन होना चाहिए यूरेनियम का 235 का, दैट इज द 90%। लेकिन अगर नॉर्मली आपको एनर्जी सोर्सेज के लिए चाहिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए अगर आप देख रहे हो, तो 4 to 5% विल डू। ठीक है, 4 से 5% में काम जो है वो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब आप फ्यूल का यूज करो, ये 90% का मतलब क्या है कि फ्यूल का जब आप यूज करोगे तो वेपन जो बना रहे हो तो उसमें क्या होना चाहिए कि यूरेनियम 238 आपका 10% प्लस यूरेनियम 235 जो है दिस शुड बी 90%। 9 भाग जो होना चाहिए वो होना चाहिए, जबकि एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ये पोर्शन 4-5% में भी काम हो जाएगा। ठीक है, वहां पे आपको जरूरत नहीं पड़ती। डायरेक्टली एक बार उसने क्वेश्चन पूछ लिया, यूपीएससी ने पूछ लिया था डायरेक्टली कि भाई बताओ जो वेपन ग्रेड यूरेनियम है उसके लिए कितना चाहिए। ठीक है, वो 20% और मोर उसने ऑप्शन में डाल रखा था, बट वेपन ग्रेड के लिए यू नीड 90% से ज्यादा। ठीक है, वो उस समय ईरान को लेकर के जो झमेला चल रहा था उससे इंस्पायर होकर उसने पूछ दिया। डन। तो ये आप ध्यान रखेंगे, यूरेनियम एनरिचमेंट की प्रोसेस क्या है, फर्टाइल मटेरियल फिसाइल मटेरियल के बीच का डिफरेंस क्या, ये जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं ये अपने को याद रखनी है। ऑनलाइन देखना आप लोग सो मत जाना, ठीक है। तो क्योंकि मौसम ऐसा है ना, नींद आने लगेगी। अभी मौसम ठंडा है तो जैसे ही थोड़ा कंफर्टेबल हो गए, अपने आप को कंफर्ट दोगे, अरे कुछ भी कर लो, ये मौसम ऐसा हो जाता है। चलो, और नहीं, ऑनलाइन में आपके पास सोर्सेज बने रहते हैं आपको, आपके डाइवर्ट होने के। दिक्कत यही होती है, जैसे एक किताब है ना, कुमार संभवम करके किताब है, किसकी है, कालिदास की। कुमार संभवम में बड़ा अच्छा कालिदास कालिदास एक चीज लिखते हैं कि जैसे ईमानदार, जैसे हम एक टर्म यूज करते हैं ना कि ईमानदार वो नहीं है जिसने कभी चोरी नहीं की, ईमानदार वो है जिसको चोरी का मौका मिला और फिर भी चोरी नहीं। ठीक है, तो ये जैसे हमारे यहाँ एक टर्म आप यूज करते हैं, हम लोग देखते होंगे कि जो काम शिल्प है या काम, जैसे आप देखोगे जो मंदिरों पे जो इरोटिक इमेजेस बने होते हैं, तो दीज आर उसके अलग अलग डायमेंशन लोग देखते हैं कि अच्छा ये क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। बट आप देखोगे इवन
इवन ये जैनिज्म में यूज होता है, नॉट ओनली इन हिंदुइज्म, ये चीज पता रखेंगे, बुद्धिज्म में भी यूज होता है, ठीक है, बुद्धिज्म में भी यूज किया गया है। तो और वहां पे आप देखोगे जैसे एक मंदिर है आपको इन राजस्थान, नहीं राजस्थान का कोई मंदिर मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली नाम। तो वहां पे मैंने देखा क्या कि नॉर्मली काम शिल्प में जब आप देखोगे तो वहां पे जो यूज होता है दैट इज आपको मिथुन यूज होते हैं, या जो आपको पता नहीं होगा कि ये कौन है, नाम नहीं पता होता है जनरली, वैसे वैसे फिगर्स दिखेंगे। वहां पे मैंने क्या देखा, थोड़ा सा अलग था वहां पे। अलग क्या था कि वहां पे विष्णु के 10 अवतार थे, वो 10 अवतार ऐसे खड़े थे, एंड एवरी एवरी अवतार, मान लो इवन द वामन अवतार जिसको ब्रह्मचर्य के ये माना जाता है, वामन अवतार, एंड उसके साथ में यू देखोगे यू विल फाइंड कि 2 अप्सराएं खड़ी हैं इन इन दोज इरोटिक पोजेस, ठीक है। इवन आप जब अजंता की गुफाओं में, हाँ अजंता वाली गुफाओं में जब जाओगे, एलोरा में है, वहां पे आप देखोगे कि जहां पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते थे वो बुद्धिस्ट मॉन्क, और वहां पे आपको इरोटिक इमेजेस बनी हुई है। तो नाउ लोग भाई ये ब्रह्मचर्य का पालन करना है, इनको इनको सन्यास के जीवन जीना है, एंड देन स्टिल फिर ये इरोटिक इमेजेस क्यों? तो इट सोच कि अगर वो आदमी इवन इन दो केसेस जहां पे इरोटिक इमेजेस हैं, सब कुछ है, और वहां पे रह के भी अगर वो अपना धर्म पालन कर पाता है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि वो एक्चुअल योगी हुआ ना। उसके पास डाइवर्जन के सोर्सेज थे, बट स्टिल ही कुड नॉट गेट डाइवर्टेड, दैट्स द एक्चुअल मीनिंग। जब आप कहोगे कि आपको क्या मिला, ठीक है। तो अगर आप ऑनलाइन रहते हुए भी और नहीं सोते हो, देन यू बिकम ग्रेटर, ठीक है। यहां तो नहीं सोते तो ठीक है यहां तो मैं हूं, कम से कम सोने में थोड़ा सोचोगे। चलो आ जाओ, यूरेनियम एनरिचमेंट बताया, और यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज हुई दैट वाज द गैस सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी, लेकिन जो प्रोसेस कहा जाता है दैट प्रोसेस इज नोन एज द आइसोटोप सेपरेशन। आइसोटोप सेपरेशन, अलग अलग आइसोटोप को क्या कर रहे हो, अलग अलग आप उसको कर रहे हो, और इंडिया में ये गैस सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी के बेसिस पे होता है, ठीक है। जो आपको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, इंटरनेशनल, इसकी चर्चा मैं बाद में कराऊंगा, अलग से कराऊंगा। रीजन ये है क्योंकि जब जहां पे लॉज वगैरह देख रहे होंगे वहीं पे देख लेंगे, और इसका भारत के साथ क्या रिश्ता है वगैरह वगैरह, तो ये कहानी हम वहीं पे देखेंगे, अदरवाइज डाइवर्ट हो जाएंगे हम यहाँ बात से। आईएई जो है ये आपको काम करता है एनरिच्ड यूरेनियम के सप्लाईज को मेंटेन करने का, या देखने का कि ऐसा ना हो कि कोई कंट्री क्या करे, वेपन ग्रेड यूरेनियम का यूज करे। तो आईएई का मेन पर्पस यही है कि आप चेक करते रहे। हालांकि आईएई को दोधारी तलवार के रूप में बनाया गया था। जब कंट्रीज ने टेस्ट करना शुरू किया अपने अपने न्यूक्लियर वेपन्स, तो लगा कि भाई यूरोपियन कंट्रीज की हमारी हेजेमनी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि भाई आज से ऐसा है, आप लोग टेस्ट वगैरह ना करें, और आपको तो फ्यूल के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ही चाहिए होगा, तो हम जो है आईएई के थ्रू आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कराएंगे। तो आईएई को एज एन ऑर्गेनाइजेशन यूज किया गया कि जो अदर कंट्रीज हैं जो कि यूज करना चाहती हैं न्यूक्लियर एनर्जी को, उनको सहायता मिले। बट इसका दूसरा पर्पज ये भी था कि आईएई ये ध्यान रखे कि ऐसा कोई ना हो जो कि वेपन ग्रेड यूरेनियम बना ले, ठीक है। तो आईएई दोनों रूप में ये काम करता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, भारत की जो यूरेनियम मैनेजमेंट फैसिलिटीज है 2000 नॉट अंडर द आईएई सेफगार्ड्स, यहाँ पे वो सेफगार्ड्स में नहीं है। क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, बाद की बात, आता हूँ उस पर, मैं अलग से डिस्कस करूंगा उन दोनों का अलग यहाँ पे, क्योंकि एनर्जी की बात कर रहे हैं ना हम, यहाँ पे जो पर्पस है वो इसके अंदर है। कुछ है 5 या 6 के अंदर में है, बट वो भी बहुत लिमिटेड रूप से है, ठीक है। जो हम खुद से बनाएंगे उस पर कोई आईएई सेफगार्ड नहीं है। हम अपनी यूरेनियम माइन करें, और अपनी यूरेनियम माइन करके हम कितना एनरिच कर रहे हैं, आईएई कैन टास्क। हम बाहर से लेके आ रहे हैं, फिर उस पर रिस्ट्रिक्शन लगेगा, ठीक है। हाँ जी, क्या 2009 के बाद? अरे डिस्कस कराऊंगा उसको, डिटेल में कराऊंगा, थोड़ा सा रख लो अभी, ठीक है। वो अलग डायमेंशन में फिर हम चले जाएंगे, इसीलिए लॉज को सारे मैं बोला अलग से करा दूंगा, ठीक है। जितने लॉज हैं और जितने ये हैं, तो बाहर से जो नॉर्मली आप यूरेनियम लेके आते हो वो रहेंगे, इतना ये ध्यान। सो यूरेनियम मैनेजमेंट की प्रोसेस सिंपल सी चीज आपको बता ही चुका हूँ। आपको गैस सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी का जो है वो यूज होता है, तो बाकी सारी चीजें वही है, तो इसमें कुछ और खास है नहीं अपने को ये करने के लिए।
अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स की, और न्यूक्लियर रिएक्टर्स थोड़ी चर्चा करके एंड वी विल कम ऑन टू इंडिया 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम की, वो प्रोग्राम आपका कैसे काम करता है। ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स अगेन आपका स्टैटिक इंफॉर्मेशन कहीं पे कि कितने न्यूक्लियर रिएक्टर्स और क्या हैं, तो 2023 का ही डेटा है। 22 न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है भारत में अवेलेबल है, ठीक है, बहुत ज्यादा बदला नहीं है। एंड टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी जो है करीब करीब 7000 मेगावाट, 6700 मेगावाट की आप याद रखेंगे, ठीक है। तो दिस इज 6780 मेगावाट, और ये भारत के टोटल एनर्जी प्रोडक्शन का जस्ट 1 to 2% है, 1.2% ही होता है, वो 2% से कम ही है, ठीक है। तो ये टर्म आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे जो मेजरली है, दो ज्यादा रिसर्च रिएक्टर्स की चर्चा, इस पे हम आते हैं कहाँ कहाँ पे है और क्या है, वो चर्चा करेंगे डेफिनेटली। बट यहाँ पे कुछ रिएक्टर्स आपको ये नाम याद रहे, ये किसी दिन क्वेश्चन में ये डिस्कस कर रहे थे, नहीं ललकार वाले बैच में आई थिंक क्वेश्चन आ गया था कि क्या है ये। सो अप्सरा यही पूछा था शायद, ठीक है। अप्सरा जो है दिस वाज द फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर इन एशिया, फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर इन एशिया, नॉट ओनली इन इंडिया, तो अप्सरा खास है, ठीक है। इसके अलावा सीरस, अगेन दीज आर मेनली फॉर द रेडियो आइसोटोप्स, रेडियो आइसोटोप्स के प्रोडक्शन के लिए। अब रेडियो आइसोटोप्स का अलग अलग फील्ड में अलग अलग यूज है, ठीक है, वो मेडिसिन के लिए यूज करते हैं या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन यूज करते हैं। तो रेडियो आइसोटोप के लिए सीरस, ध्रुव, अगेन इसका भी जो है ये रेडियो आइसोटोप है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये इंडिजीनस है, पहली तरीके से जो ध्रुव रिएक्टर है ये पूरी तरीके से पहला रिएक्टर जो कि कंप्लीटली इंडिजीनस है। तो ये अगेन आपको इंफॉर्मेटिव चीजें हैं। पूर्णिमा, तो पूर्णिमा जो है वो प्लूटोनियम रिएक्टर है, और कामिनी दैट इज द कल्पकम प्रोटोटाइप फास्ट फीडर रिएक्टर। तो ये टर्म्स हैं, ये आपको इंफॉर्मेशन ये प्योर रट्टा मार लेने का है, ठीक है, कि कौन सा पहला है कौन सा दूसरा है, किसका क्या काम है, इसमें कुछ वैसा नहीं है। तो अप्सरा, पूर्णिमा, सीरस, ध्रुव, कामिनी, कामिनी कमी कामिनी, ठीक है, लेस देन 2% है, ठीक है, लेस देन 2%। ठीक है, तो ये स्टैटिक पोर्शन रट्टा मार लेना, इसमें ये आपको याद रहेगा, बार बार देखते रहोगे तो याद रहेगा, भूल जाओगे। अच्छा, नहीं देखो चीजों को लिंक करके, अब मुझे ध्रुव कैसे याद रहता था, मुझे जैसे इनको तो याद रखना आसान है, कामिनी वाला है तो कल्पक्कम है, पूर्णिमा है तो प्लूटोनियम है, ठीक है, अप्सरा पहला था वो भी याद रहता है। ये मैं कंफ्यूज होता था इनके बीच में, ठीक है, तो एक को याद रख लो, ध्रुव को याद रख लो। कॉमिक्स कोई पढ़ता था, ठीक है, सुपर कमांडो ध्रुव जो है भारत का पहला सुपर हीरो के तौर पे आप उसको याद रख लो, ठीक है। तो पहला सुपर हीरो था, इंडिजिनस था अपना, तो हमने इसको इंडिजिनस बना दिया। अब तो कॉमिक्स पढ़ने वाले बच्चे भी नहीं मिलेंगे, नहीं, वो जो है एरा खत्म हो गया। चलो, हम लोग लास्ट जनरेशन थे। फास्ट फीडर रिएक्टर, नन थोड़ी सी चर्चा रेडियो आइसोटोप्स की, ठीक है, बहुत ये मैं आपको बहुत ब्रीफ में, ये क्या होते हैं, दीज आर द अनस्टेबल आइसोटोप्स। अनस्टेबल आइसोटोप्स का मतलब इनको छोड़ोगे ये अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस को रिलीज करेंगे, और रिलीज करने के बाद फिर ये क्या हो जाएंगे, अपने आप को शांत करेंगे, बट ये दे विल रिलीज द रेज, रिलीज रेडिएशंस, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा ये सारे रेडिएशंस को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है, अल्फा रेज को, बीटा रेज को, गामा रेज को। यही क्वेश्चन इस बार एक यूपीएससी ने पूछा था इससे रिलेटेड, ठीक है, कि उसमें कि कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो यूज होती है स्पेस में, क्या वो न्यूक्लियर। देखो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस रहा है, अगेन कट ऑफ का आइडिया में मुझे नहीं पता क्या है, बट मेरा अपना एक्सपीरियंस पेपर देखने के बाद जो मैं बता सकता हूँ,
अराउंड मैंने उस दिन भी बोला था 95 प्लस माइनस 5 के रेंज में मैं जा रहा हूँ, ठीक है, 95 प्लस माइनस 5। अब कितना है एग्जैक्ट बता पाना तो वो तो जब यूपीएससी देगी तो देगी। और इसके पीछे मेरा कारण यही था क्योंकि देखो बाहर से बताना बहुत आसान होता है कि ये क्वेश्चन ऐसे हो जाना चाहिए था, वैसे हो जाना, बट आप एग्जाम हॉल में जब होते हो डेफिनेटली वो 2-4-5 क्वेश्चन का प्रेशर हम लेके चलते हैं, ठीक है, वो मिस्टेक्स हो जाती हैं, सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, और ये सबके साथ होती है, ऐसा नहीं है किसी एक के साथ होता है, ठीक है। साथ ही साथ जो मैंने बहुत ब्रीफ में ही देखा था सीसेट का पेपर, बट ट्रिक मतलब नॉट उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं था, ठीक है। लोग बोले नहीं सीसेट इजी था ऑब्वियसली इजी था, पिछले कंपैरिजन में इजी था, बट ऐसा भी नहीं था कि नहीं यार एकदम हलवा है आप बस चम्मच लगाओ और खा लो, नहीं, वो था, वहां पे मेहनत लगनी थी, ठीक है। इस बार का जो जीएस का पेपर था वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था, उसने ऑप्शंस को ऑब्वियसली आपको थोड़ा हल्का किया था, बट उसमें जो स्टेटमेंट्स गिवन थे क्वेश्चन में वो इतने इजी नहीं थे कि आप नहीं बस लगा लोगे इजी है, ठीक है। एलिमिनेशन ऑब्वियसली वापस आया था, बट ठीक है, फिर भी क्वेश्चन की डिफिकल्टी को और ये को देखते हुए मेरा यही मानना है कि 95 प्लस माइनस 5 मैं आज भी उसी पे हूँ, ठीक है। क्योंकि जब लास्ट टाइम 2023 वाला मुझे याद है सबने कहा था नहीं कट ऑफ इतना नीचे नहीं जाएगा, मैं 70 के आसपास ही जाना है कट ऑफ, इससे ज्यादा जाएगा नहीं, क्योंकि जब आप क्लासरूम में होते हैं वहां पे बातें कुछ और होती हैं, ठीक है, वो फर्स्ट रिएक्शन कुछ और होता है। और इसीलिए मैंने क्या किया था, मैंने ये पेपर जब मेरा एक ये मैंने ये पेपर देखा कि मैं पहले एज एग्जामिनर नहीं, मैं एज ए स्टूडेंट उसको देखूंगा, ठीक है। मैंने तुरंत पेपर देखा एंड आई ट्राइड कि मैं कितने ऑप्शन में खुद कर पा रहा हूं डायरेक्टली, ऑब्वियसली तो एक आइडिया मुझे मिल जाता है कि जब मैं यहां तक पहुंच रहा हूं तो आई विल अंडरस्टैंड कि इसी रेंज में जा रहा होगा, कुछ इससे ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज यही आइडिया है, देखो रिजल्ट आ गया शायद कल ही आया, चलो तो यहाँ पे जो है ये रेडियो एक्टिव अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस को रिलीज करेंगे, और जो आपको यूज होता है जैसे आयोडीन, मॉलिब्डेनम 99, क्रोमियम 51, फास्फोरस 32, तो बहुत सारे इस तरीके के जो है ये आपको दिखेंगे। इनका जो यूज होता है जनरली एप्लीकेशंस बस इनके जान लो, और एप्लीकेशंस के रूप में एक तो एग्रीकल्चर हाई यील्डिंग वेराइटी सीड को बनाने के लिए जो है इनका यूज किया जा सकता है, मेडिकल साइंसेज में अगेन कैंसर थेरेपी के रूप में, डिजिटल इमेजिंग, अब ये सिंपल ना कैंसर थेरेपी में कौन सा यूज होता है तो पूछ लेगा, ठीक है, कोवल 60 के लिए आपको कोवल 60 आपको यूज होगा। फूड प्रोसेसिंग में इरेडिएशन का मतलब समझते हो, कुछ कीड़े मकोड़े कुछ उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको किल करने के लिए, ठीक है, तो यूवी रेज का यूज होता है, इनका भी यूज होता है, वाटर डिसैलिनाइजेशन के लिए भी यूज होता है, टेस्टिंग मटेरियल स्ट्रेंथ वगैरह के लिए, तो ये सारे जो है आपको एप्लीकेशन के रूप में आपको दिखेंगे, ठीक है। और यहाँ से रेडियो आइसोटोप से बहुत डिटेल में भी पूछा नहीं है, एक्सेप्ट दिस लास्ट ईयर, ये जो साल था 2024 वाला, एक क्वेश्चन उसने पूछा, इनडायरेक्टली ही पूछा था वो भी, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, ठीक है। तो कितने टाइप के न्यूक्लियर रिएक्टर बहुत ब्रीफ में यहाँ पे कहानी अपनी चलेगी, क्योंकि हमें आना है वापस से ऑन द इंडिया 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। एक सिंपल लाइट वाटर रिएक्टर, लाइट वाटर रिएक्टर जो होते हैं डीजर, इसके भी सब टाइप होंगे, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, ये जो है BWR दैट इज द ब्रीडर वाटर रिएक्टर करके कुछ है, ठीक है, PWR याद रखना, लाइट वाटर यूज होता है, यहाँ पे नॉर्मल वाटर का जो है ये आपको यूज हो रहा है, ठीक है, नॉर्मल वाटर का यूज हो रहा है। यहाँ पे खासियत ये है कि इट क्रिएट्स द लो न्यूट्रॉन इकोनॉमी। लो न्यूट्रॉन इकोनॉमी का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो एक बार रिएक्शन स्टार्ट होगा और रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद जो यहाँ पे न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं वो काफी तेजी से क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, काफी तेजी से वो क्या निकलेंगे, बाहर निकल जाएंगे। लाइट वाटर रिएक्टर उनको उतना होल्ड नहीं कर पाता है, तो क्योंकि ये वैसा नहीं कर पाएंगे देन यू नीड व्हाट, इस कंडीशन में आपको चाहिए होगा एनरिच्ड यूरेनियम, क्योंकि एनरिच्ड यूरेनियम हमेशा से आपको वहां पे अगर कम न्यूट्रॉन भी है, कम न्यूट्रॉन की उपस्थिति में भी वो रिएक्शन कर लेगा। लेकिन अगर मान लो जैसे ये हो क्या रहा है, देखो पहली चीज अगर यहाँ पे फास्ट न्यूट्रॉन है तो एक तो इसके टकराने के चांसेस कम है। यहाँ पे हमने बात करी लो न्यूट्रॉन इकोनॉमी की, यानी कि जो आपका न्यूट्रॉन की अवेलेबिलिटी होगी इनसाइड द रिएक्टर, जो कि आपको अवेलेबल हो फॉर द रिएक्शन, वो कम रहेंगे। अब होगा क्या कि अगर लो न्यूट्रॉन इकोनॉमी है, मान लो 5 ही है,
5 ही न्यूट्रॉन आपके पास अवेलेबल, जस्ट आई एम टेकिंग अ नंबर। और यहाँ पे आपने क्या कर रखा है, आपने एक ऐसा मटेरियल ले रखा है जहां पे फिसाइल मटेरियल ज्यादा है, फिसाइल मटेरियल ज्यादा है। अगर यहाँ पे फिसाइल मटेरियल ज्यादा होगा, ये 5 न्यूट्रॉन जाएगा तो किसी ना किसी के साथ तो टकरा ही जाएगा। मान लो 90% यहाँ पे फिसाइल मटेरियल आपने रखा हुआ है, तो क्या होगा कि यहाँ पे आपका रिएक्शन होगा। बट यहाँ पे अगर मान लो कि आपने 90% जो है या इससे ज्यादा जो है, चलो 199% मान लिया, ये जो है यहाँ पे केवल और केवल फर्टाइल मटेरियल, तो इस 5 न्यूट्रॉन के उस 1% यूरेनियम को ढूंढ के उस पर स्ट्राइक करना, इसके चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे लो न्यूट्रॉन इकोनॉमी है, तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए होगा, यूनिज द एनरिच्ड यूरेनियम। यहाँ पे आपको इनरिचमेंट जो है प्रोसेस वो आपको ज्यादा करना पड़ेगा। तो ये जो है ये आप ध्यान रखेंगे। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, बी प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। और भी इसकी कैटेगरीज और भी हैं, ठीक है, तो ये सिंपल याद रखना। यहाँ पे लाइट वाटर का यूज हो रहा है, दैट्स ओनली पर्पस। तो हमेशा अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि लाइट वाटर रिएक्टर में आपको कैसा यूरेनियम यूज करना होगा, यूनिज एनरिच्ड यूरेनियम, ठीक है, क्योंकि ये लो न्यूट्रॉन इकोनॉमी में है, ये उसमें काम करती है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा जो सबसे ज्यादा यूज होता है, क्योंकि ये एनरिच्ड यूरेनियम की बात है तो अपने तो यूज नहीं करेंगे, हम लोग जो यूज करते हैं, वी यूज दिस प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर। ये प्राइमरी जो आपको न्यूक्लियर फैसिलिटीज बनी थी जहां पे कि आप प्रोड्यूस करोगे फिशन रिएक्शन को, वहां पे ये प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर ही हुआ करते थे। क्योंकि होता ये है, ये ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो प्राइमरी कूलेंट है, जो नाम में लिखा हुआ है, एक तो हेवी वाटर है, ठीक है, यानी D2O का यूज कर रहे हो, और साथ में प्रेशराइज फॉर्म में है, उसको आपने प्रेशर करके रखा है। तो वो क्या करता है कि इसकी दो चीजें होती हैं। एक खासियत तो ये होती है कि दिस हेवी वाटर क्रिएट्स इनहैंस न्यूट्रॉन इन्वायरमेंट या इनहैंस न्यूट्रॉन इकोनॉमी। इनहैंस न्यूट्रॉन इकोनॉमी यानी कि यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी होगी, ये न्यूट्रॉन्स को बहुत जल्दी से पास नहीं करने देगा, बहुत जल्दी से निकलने नहीं देगा, अपने आप से बाहर नहीं भागने देगा। तो अगर ये स्लो डाउन कर दे रहा है न्यूट्रॉन्स को, तो आपको जो चैम्बर में न्यूट्रॉन्स की उपस्थिति होगी वो ज्यादा हो जाएगी। न्यूट्रॉन्स की उपस्थिति ज्यादा हो गई तो इवन इफ यू आर नॉट यूजिंग द एनरिच्ड फ्यूल, तो भी वो क्या करेंगे, वहां पे रिएक्शन करने के चांसेस आपको ज्यादा दिखेंगे, क्योंकि न्यूट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी ज्यादा। अब यहाँ पे 50 की जगह पे 5 की जगह पे 50 न्यूट्रॉन्स अवेलेबल है, पिछले रिएक्शन में 5 ही अवेलेबल थे, ये 50 है, 45 भी मिस करेंगे, 5 तो हिट करेंगे। तो यहाँ पे इस केस में आप क्या कर सकते हो कि विदाउट एनरिच्ड फ्यूल भी जो है ये चल सकता है। एक खासियत तो इसकी ये होती है। दूसरा ये होता है, इसलिए यूज किया जाता था कि यहाँ पे जब आप वाटर को प्रेशराइज करते हो, प्रेशर कुकर की बात करते हो, तो प्रेशर कुकर में क्या होता है कि आपका टेम्परेचर 100 को क्रॉस भी कर जाएगा और वाटर वेपराइज नहीं होगा। तो प्रेशराइज वाटर जब आप करते हो तो उस कंडीशन में क्या होती है कि आप टेम्परेचर को रेज कर सकते हो विदाउट द बॉइलिंग द वाटर, ठीक है। यही कारण होता है कि आपका क्या होता है, प्रेशर कुकर में खाना जो है वो जल्दी बन जाता है, ठीक है। ये सिंपल से कहानी आपसे पूछ रहे क्यों बन जाता है जल्दी, या क्या चीज कहानी होती है, तो ये कहानी यहाँ पे भी होती है। यहाँ पे फ्यूज जो यूज किया जा सकता है, दैट इज नोन एज द नेचुरल फ्यूजन, ठीक है। बाकी तो ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, वो अपनी कहानी की जरूरत नहीं, ठीक है। तो प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर नाम में पता चल रहा है क्या बन रहा है, ठीक है। प्रेशर सिंपल से देखो, चीजों को डॉट्स को कनेक्ट करके याद रखो। प्रेशराइज हेवी वाटर है, न्यूट्रॉन्स की मूवमेंट मुश्किल होगी, प्रेशर करके रखा है। अब आराम से न्यूट्रॉन की मूवमेंट मुश्किल होगी तो क्या होगा, वहां पे जो अवेलेबिलिटी होगी न्यूट्रॉन्स की वो ज्यादा होगी। अब क्योंकि न्यूट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी ज्यादा है तो कम एनरिच्ड फ्यूल भी जो है वो आपको क्या करेगा, काम कर जाएगा, ठीक है। तो नेचुरल यूरेनियम का यूज, इसीलिए भारत का जो पहला स्टेज है दैट इज बेस्ड ऑन दिस PSWR, ठीक है। इसके बाद दूसरा तीसरा दैट इज द फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। तो फास्ट ये बता रहा है कि यहाँ पे जो न्यूट्रॉन्स की मूवमेंट है वो तो फास्टर है। दूसरा टर्म जो है ब्रीडर, ब्रीड का मतलब क्या होता है, आगे और जेनरेट करना, मल्टीप्लीकेशन, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, पहली चीज तो आप यू विल यूज की ये फास्ट और मॉडरेटेड न्यूट्रॉन्स को यूज करते हैं, बट इसकी जो ज्यादा खासियत है वो ये है कि यहाँ से जितना मटेरियल, जितना फ्यूल ये कंज्यूम करता है, उससे एक्स्ट्रा फ्यूल ये जेनरेट कर देता है, ठीक है। तो हमारे पास कोई बाइक हो, ठीक है, जितना पेट्रोल डालूं उससे ज्यादा ज्यादा पेट्रोल जो है वो जेनरेट करके दे, ठीक है। तो गाड़ी भी चलाऊं और साथ में पेट्रोल भी बेचूंगा तो खरीदेगा कौन, सबके पास तो वो गाड़ी हो सकती है।
शेल। तो ये ध्यान रखना, इसका इसका जो पर्पस वही होता है कि ये फिसाइल मटेरियल क्रिएट करता है, ठीक है। इसीलिए जो है आप यूरेनियम 238 हो गया या थोरियम 232 हो गया, उसका यूज करके ये क्या करा सकता है, ये फर्दर आपको, अब थोरियम 232 को ये 233 में कन्वर्ट करेगा, यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट करेगा। तो ये इसकी खासियत जो है ये होती है। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इंडिया का सेकेंड स्टेज जो है, दिस इज दिस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ठीक है। कैसे हो रहा है, कमिंग ऑन टू दिस, ठीक है। एक्चुअली एक्स्ट्रा ये जनरेट नहीं करता है, ये करता क्या है कि जो आपका, ये देखो स्टेटमेंट यही लिखी होती है कि क्रिएट्स एडिशनल, बट ये करता क्या है कि जो आपका फर्टाइल मटेरियल था उसको फिसाइल में कन्वर्ट कर देता है। फिसाइल मटेरियल को ये यूज करता है फॉर द एनर्जी, और उसी एनर्जी का यूज करके जो उसमें फर्टाइल मटेरियल था उसको फिसाइल में कन्वर्ट कर देता है। तो जितना यूज आपको लगेगा उससे ज्यादा तो प्रोड्यूस होगी, बट ये बाहर से कुछ ला नहीं रहा है। आप सिंपल सी कहानी है ना, ये हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होने लगता तो फिर समझो एनर्जी आप अलग से क्रिएट कर, आपको कोई एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो कॉन्सेप्चुअली टर्म यही है कि ये जो आपका फर्टाइल था उसको फिसाइल बनाते जाता है, इसीलिए आपको लगता है कि मुझे अलग से जरूरत नहीं पड़ रही। इसके अलावा थर्मल ब्रीडर रिएक्टर, दिस इज द कंसेप्चुअल स्टेज, और हो सकता है कि भारत के थर्ड जो स्टेज हम यूज करेंगे वहां पे वी विल यूज दिस, जो आपका थर्मल ब्रीडर रिएक्टर है। यहाँ पे सिंपल सा है होगा, इस थर्मल ब्रीडर रिएक्टर की खासियत ये होगी कि यहाँ पे डायरेक्टली आप थोरियम को यूज कर सकते हो, डायरेक्टली थोरियम को यूज कर सकते हो। तो पहली चीज, एक तो आपका ब्रीडर है, चलो एक तो ब्रीडर है, यानी डेफिनेटली ये क्या कर रहा होगा, ये न्यू फ्यूल को प्रोड्यूस कर रहा होगा। और न्यू फ्यूल कैसे प्रोड्यूस होगा, जो आपका फर्टाइल मटेरियल है उसको फिसाइल में कन्वर्ट कर रहा हो। दूसरा, ये थर्मल है, थर्मल यानी ये स्लो न्यूट्रॉन्स है, स्लो न्यूट्रॉन इकोनॉमी है। और क्योंकि स्लो न्यूट्रॉन इकोनॉमी है, यहाँ पे जो है आपको उसमें थोड़ा बहुत भी एनरिच्ड यूरेनियम रहा, थोड़ी मात्रा भी रहेगी, तो उस पर ये रिएक्टर क्या कर जाएगा, काम कर जाएगा। बट दिस इज अगेन, दिस इज अंडर द कंसेप्शन, कंसेप्चुअल स्टेज। लेट्स सी कि इसको लेकर के आगे क्या हो रहा है। और ये थोरियम के बेसिस पे भारत में जो हम तीसरा स्टेज बनाने वाले हैं वो कुछ इसी तरीके का बनाएंगे। डन। इसके अलावा और भी टाइप्स हैं एडवांस हेवी वाटर रिएक्टर। अब ये क्या है, ये हेवी वाटर रिएक्टर का ही एडवांस वर्जन है, ठीक है। तो ये जैसे पल्सर आई तो पल्सर एनएस आ गई, ठीक है। तो कुछ वैसा ही है, कुछ ये नहीं है, इसका चिंता नहीं करना। ये है जो है सिंपली दिस इज द प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर, बट इसमें ओरिएंटेशन वगैरह जो है आपने चेंज किए। इसमें आप देखोगे जो पिछला वाला मैंने दिखाया था आपको फ्यूचर, इसका ओरिएंटेशन देखो कुछ इस तरीके से, फ्यूल इस तरीके से लगे हुए हैं, ठीक है। वहां पे जो आपको दिख रहा होगा इसका कुछ इस तरीके से। तो ओरिएंटेशन की चीजें और टेक्निकल डिटेल्स हैं, वी डोंट नीड दैट। बट सिंपली यहाँ पे क्या आपको याद रखना है कि इसकी खासियत ये है कि इसको अगर ये तैयार हो गया तो थोरियम एंड इवन द लो एनरिच्ड यूरेनियम जो है ये आपका यूज होता है फ्यूल में इन दिस एडवांस हेवी वाटर रिएक्टर। बट ये भी अभी भी ये मतलब उतने एडवांस इन द सेंस की कॉन्सेप्चुअली ये बनाए हैं, बट कहीं पे डायरेक्टली यूज अभी इतना उनका नहीं, ठीक है। तो हेवी वाटर रिएक्टर ही है, इसको थोड़ा सा ये चीज करें। डन। अब जो है हमारा पूरा फोकस दैट इज ऑन द इंडिया 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो 1950 के दशक की बात थी, ठीक है। तो होमी जहांगीर भाभा ने कहा कि भाई भारत जो है, भारत आने वाले टाइम में एनर्जी की जरूरत तो पड़ेगी, तो एनर्जी हम कहाँ से प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। कोल हमारे पास, कोल के रिजर्व ऑब्वियसली आपके पास लिमिटेड है, और दुनिया उस टाइम में कोल्ड वॉर का टाइम भी आ गया था, याद करो। दुनिया जो है वो एडवांसमेंट की तरफ बढ़ रही थी, उस समय तक टेक्नोलॉजीज जो है ये हर कंट्री डेवलप कर रही थी। आपका न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट हो चुका था, ठीक है। तो ऑब्वियसली न्यूक्लियर बम तो उसका बाय प्रोडक्ट था, मेन जो
इस पे रिसर्च हुए थे वो तो इसीलिए हुए थे कि हम कैसे एनर्जी को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। तो भाभा को लगा कि भाई 90 अपने को फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी, और इन्होंने ही आपको ये 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम का जो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन था ये उन्होंने ही कराया था। ठीक है, अदरवाइज वो बहुत मनाना पड़ा था उनको भी। ठीक है, इंडियन लीडरशिप को बहुत ज्यादा मनाना पड़ा था आपको, इट वाज नॉट इजी, बट इन्हें लगा कि अपने को एटॉमिक एनर्जी के फील्ड में बढ़ना तो है। दूसरी, इन्होंने 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम पे इसलिए फोकस किया, इनको ये चीज पता था कि भारत के पास जो अवेलेबिलिटी है वो अवेलेबिलिटी है थोरियम की। हमारे पास थोरियम बहुत ज्यादा है, तो हम अगर सिंगल स्टेज में बना लें, सिंगल स्टेज वाला प्रोग्राम हम चाहें तो बना सकते थे, बट उसमें आप हमेशा से डिपेंडेंट होंगे, हमेशा से आप क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे किसी ना किसी पे, आपको यूरेनियम खरीदना पड़ेगा। कारण ये है कि पूरे वर्ल्ड का करीब करीब 25% थोरियम रिजर्व जो है वो हमारे पास है, ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ वर्ल्ड थोरियम रिजर्व इज विद इंडिया। बट अगर यूरेनियम रिजर्व्स की बात करें दैट इज हार्डली 1 to 2%। ठीक है, तो 1-2% से ज्यादा जो है अपने पास है नहीं। तो डेफिनेटली आप ऐसी इकोनॉमी क्रिएट करना चाहते हो जहां पे आपकी डिपेंडेंस जो है वो फॉरेन ये पे कम हो। और होमी जहांगीर भाभा जो है आपको इसीलिए इनको कहते हैं कि विजनरी लीडर थे, विजनरी थे। ठीक है, एक बार यूपीएससी में एक ऐसे आया था लिखने के लिए विजनरी लीडरशिप पे, वो कुछ करके उनका था। ठीक है, इट कम्स फ्रॉम इंट्यूशन एंड लॉजिक, दोनों का कम्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ इंट्यूशन एंड लॉजिक। कि जो भी आप देखोगे विजनरी लीडरशिप जो लीडर्स रहे हैं, तो लॉजिक ऑब्वियसली उनके साथ रहा है, बट इंट्यूशन भी रहा है, इंट्यूशन भी जो है वो कभी कभी काम करता है। तो इसको लेकर के ये था। तो ऑब्जेक्टिव सिंपल सा कि क्या करना है अपने को, जो थोरियम रिजर्व्स है उसको हम यूटिलाइज करें, अगर नहीं करेंगे तो पड़ा रहेगा। ठीक है, तो वो पड़ा रहेगा तो कम से कम हम उसको यूटिलाइज करें एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए। एंड दिस वाज एनविजन बाय डॉक्टर होमी भाभा इन 1950। बस सिंपल से इतनी पर्पस हमारा 3 स्टेज में इसीलिए है कि अपने को थोरियम को यूटिलाइज करना है। ठीक है, अब ये चलता कैसे है, थोरियम की कहानी थोड़ी सी बहुत ब्रीफ में बता ही चुका हूं। थोरियल क्या है, फर्टाइल मटेरियल है, फिसाइल मटेरियल नहीं है। इंडिया करीब करीब दुनिया के 25% वर्ल्ड रिजर्व्स, जबकि 1-2% ऑफ यूरेनियम रिजर्व जो है वो हमारे पास है। तो पहले 2 स्टेजेस हैं भारत का, जो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उनके पीछे कहानी यही है कि हमारे पास यूरेनियम जो है लिमिटेड है। तो पहले 2 स्टेजेस में उन लिमिटेड यूरेनियम का यूज करके हमारे पास जो थोरियम है उसको हम क्या बना लें, उसको फिसाइल बना लें, और उसको उतने फिसाइल इतने इनफ मात्रा में हम फिसाइल मटेरियल्स क्रिएट कर लें कि उसके बाद हमें बाहर से फ्यूल लाने की जरूरत नहीं होगी। उसी फिसाइल मटेरियल से एनर्जी भी प्रोड्यूस करेंगे, उसी फिसाइल मटेरियल का यूज करके हम उसको उस फर्टाइल थोरियम को फिसाइल में कन्वर्ट करते रहेंगे। तो यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी है वो टू प्रोंग्ड है। ठीक है, तो यहां से आप क्या कर रहे हो, आप इनफ फिसाइल मटेरियल्स को जेनरेट कर रहे हो। एक बार जब ये जेनरेट हो जाएगी तो आप क्या करोगे, इससे 2 तरीके करोगे। एक तो आप एनर्जी डायरेक्टली प्रोड्यूस करोगे इसका यूज करके, और दूसरा कि आपके पास जो थोरियम है उस थोरियम का यूज करके आप उसको फिसाइल मटेरियल में कन्वर्ट भी कर लोगे। तो इसीलिए हमारा जो पर्पस है वो ये है। और पहले 2 स्टेज में यही हम करने वाले हैं। इसके बाद तीसरे स्टेज में हम जाएंगे डायरेक्टली वहां पे थोरियम को इंट्रोड्यूस कराएंगे। ठीक है, सो एरियाज इंडिया में कहां कहां पे आपको मिलते हैं। तो अगेन ये तो काफी फेमस साइट है, बट अगर आप सोचोगे तो पूरा का पूरा अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट जो है यू विल फाइंड कि आपको थोरियम रिजर्व्स मिलते हैं। ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट पे नहीं अवेलेबल है, ईस्टर्न कोस्ट पे आपको अवेलेबल है। इवन कौन सी स्टेट है ये, ठीक है, हमारे पास भी थोरियम। ठीक है, हमारे पास भी खास करके जो आपका सासाराम वाला रीजन है, ये उस रीजन में जो है रोहतास वाला जो रीजन है, ठीक है, उस रीजन में भी है। आपको थोड़ा बहुत जो आपका गंगा की तराई वाला रीजन है वहां पे भी थोरियम रिजर्व्स हमारे पास हैं थोड़े बहुत। ठीक है, बहुत कम है बट है इनफ, आपके पास इतना है कि कुछ दिन आप चला सको। ठीक है, भारत की 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑब्वियसली लिखवा दूंगा, इसको पहले बहुत पेशेंस के साथ सुन लेना। ठीक है, ये काम कैसे करता है देखो, या चलो इस पे कराऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। स्टेज 1 जो है, पहला स्टेज में हम क्या करेंगे, देखो स्टेज 1 में सबसे पहले आप किसको यूज करोगे, आपको पहला चीज तो ये याद रखना है दैट वी आर यूजिंग द प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर। मैंने बताया था प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर की खासियत क्या है
कि ये लो एनरिच्ड फ्यूल का भी यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको लो एनरिच्ड फ्यूल को भी लेकर ये चल सकता है। तो क्योंकि लो एनरिच्ड है यानी कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, नेचुरल यूरेनियम का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो नेचुरल फ्यूल यूरेनियम प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड प्लूटोनियम 239 एज बाई प्रोडक्ट। तो हो क्या रहा है, आप जैसे ही नेचुरल यूरेनियम का यूज कर रहे हो उसमें दो चीजें हैं, एक तो यूरेनियम 235 है, यूरेनियम 238 है, ये फिसाइल है, तो ये क्या करेगा, इट विल प्रोड्यूस एनर्जी, ये आपको एनर्जी प्रोड्यूस करके दे रहा है। और यहां से बहुत सारे आपको जो न्यूट्रॉन है वो तो जनरेट हो ही रहे हैं ऑब्वियसली। अब जब ये एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन जनरेट हो रहे हैं बट वो उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते इस मटेरियल को, तो ये क्या कर सकते हैं, एक चीज तो कर सकते हैं कि ये फर्टाइल था लेकिन ये क्या करेगा, इट विल एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लूटोनियम 230। तो दो चीजें आपने करी, जैसे ही आपने प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर का यूज किया, आपने एक तो फिसाइल, उसमें से जो फिसाइल मटेरियल का जितना भी परसेंटेज था उससे आपने एनर्जी को प्रोड्यूस कर लिया, और दूसरा कि जो आपके पास यूरेनियम 238 जो कि फर्टाइल मटेरियल था उसने न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करा और वहां से आपने फिर से क्या कर लिया, एक फिसाइल मटेरियल जनरेट कर लिया। ये क्या है, ये तो फिसाइल मटेरियल है ना, यानी यहां से अब आपने फिर से आप फर्दर फ्यूल के रूप में इसको यूज करोगे। तो ये काम जो है ये आपको याद करेगा, और याद रखना भारत की जो मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियर पावर है, जो अभी हमारे पास जो रिएक्टर्स हैं वो किस स्टेज में है, दीज आर द प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स। ठीक है, हमारा मोस्ट ऑफ द केसेस जो है ऑलमोस्ट 98% 99% वो क्या है, वो प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर है। सेकेंड स्टेज में तो हम अभी इंटर कर रहे हैं, ठीक, अभी हमने स्टार्ट करा है सेकेंड स्टेज में इंटर करना। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये फिगर ध्यान रखना, ठीक है, या इसको मिटा नहीं रहा हूं, रुको, अरे चलो कोई नहीं। स्टेज 2 में क्या होगा, स्टेज 2 में वी विल यूज द फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। अगेन स्टेज 2 में आप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का यूज करोगे। अब यहां पे क्या होगा, आपके पास प्लूटोनियम 239 है, आपने पहले स्टेज से प्लूटोनियम 239 जो बनाया है, तो उसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, आप उसको फ्यूल को कर लोगे। तो अब यहां पे आप क्या करोगे, फ्यूल के रूप में प्लूटोनियम 239 जो कि प्रोड्यूस हुआ है, साथ में आप नेचुरल यूरेनियम का यूज करोगे, नेचुरल यूरेनियम का आप यूज करोगे। इस नेचुरल यूरेनियम में क्या है, U235 एंड U38, राइट। आपने प्लूटोनियम 239 का यूज किया, साथ में आपने क्या करा, नेचुरल यूरेनियम का यूज करा। ये जैसे ही रिएक्टर के थ्रू जाएगा तो ये जो प्लूटोनियम 239 है ये आपको एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, राइट, ये तो फिजाइल है। यहां पे जो यूरेनियम 235 है ये भी क्या करेगा, ये भी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, और साथ ही साथ में जो ये आपका यूरेनियम 238 है ये क्या होगा, ये कन्वर्ट होता जाएगा प्लूटोनियम 239 में, राइट। यहां पे क्या होती है, देखो तीन चीजें हैं, आप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में जब आपने स्टार्ट किया तो यहाँ पे तीन चीजें हैं, एक तो जो आपने प्लूटोनियम 239 बनाया है पिछले स्टेज से उसका यूज किया, और नेचुरल यूरेनियम का यूज किया। नेचुरल यूरेनियम का यूज किया तो 235 एंड 238, उसमें से 235 तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए डायरेक्टली चला गया, और जो 238 है वो क्या होगा, वो प्लूटोनियम बनाने के लिए चला जाए, यानी आपके पास प्लूटोनियम इकट्ठा हो रहा है, आपके पास प्लूटोनियम जो है यहाँ पे और इकट्ठा हो रहा है, राइट। अब क्या होगा, धीरे धीरे आप क्या करते हो, प्लूटोनियम 239 को बिल्ड करते जाते हो। एक तरीका ये भी हो सकता है, या डायरेक्टली आप क्या करोगे, यहाँ पे प्लूटोनियम इसको बचा के रखोगे तो भी ये काम करेगा थोड़ा देर के लिए, विदाउट प्लूटोनियम इवन यू कैन यूज दिस, डायरेक्टली इसको भी यूज कर सकता है वो, बट हम यूज कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा एफिशिएंट होता है। ठीक है, धीरे धीरे आपका पर्पस एक ही है कि मैं प्लूटोनियम 239 को इकट्ठा करूं, एक्सट्रैक्ट करूं। ठीक है, जब आप रिएक्टर में धीरे धीरे आपके पास प्लूटोनियम 239 हो जाता है, तब आप क्या करते हो कि इनफ आपके पास प्लूटोनियम हो गया है, अब आप यहां पे क्या करते हो कि इसी स्टेज में आप थोरियम 232 को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। आपने प्लूटोनियम जब इकट्ठा कर लिया काफी मात्रा में, अब आपने थोरियम 232 को, क्यों, क्योंकि देखो ये प्लूटोनियम 239 एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ये थोरियम में से ये बिल्कुल भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। यूरेनियम वाले केस में क्या था कि कम से कम वहां पे 235 प्रेजेंट था,
थोड़ा बहुत वो एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता था, यहाँ पे ये नहीं कर सकता है। तो आपको एक ऐसा मटेरियल चाहिए जो कि आपको एनर्जी प्रोड्यूस करता रहे। तो यहाँ पे अब जब रिएक्शन होगा तो ये आपको एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और ये आपको क्या करेगा, ये आपको थोरियम सॉरी दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू यूरेनियम 233। जो आपका थोरियम है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, यूरेनियम 233 में कन्वर्ट होता जाएगा। अब एक टाइम के बाद आपके पास यूरेनियम 233 का बिल्डअप हो चुका है। ठीक है, आपने जो प्लूटोनियम यहां से पैदा किया था वो तो खत्म हो जाएगा ना धीरे धीरे, एक टाइम के बाद तो प्लूटोनियम खत्म हो रहा है, क्योंकि अब तो प्लूटोनियम प्रोड्यूस नहीं हो रहा है जैसे ही आप पहुंच रहे हो, आपने ये साइकिल बंद करी तो। लेकिन आपके पास यूरेनियम 233 का बिल्डअप हो गया। अब जब आपके पास यूरेनियम 233 का बिल्डअप हो गया, अब आप क्या करोगे नेक्स्ट स्टेज में कि केवल और केवल यूरेनियम 233 का यूज करोगे और थोरियम डालोगे। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेज में, आप क्या करोगे, यूरेनियम 233 प्लस थोरियम 232। अब क्या हो रहा है, देखो मजेदार चीज, ये यूरेनियम 233 ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है और ये क्या हो रहा है, ये कन्वर्ट होता जा रहा है यूरेनियम 233 में। यहां से जो निकला डालते जाओ, ठीक है, थोरियम डालते जाओ, थोरियम फिल करते जाओ और यूरेनियम तो यहीं से प्रोड्यूस हो ही रहा है। तो ये साइकिल क्या है आपका चल पड़ेगा। तो मेन जो हमारा पर्पस है वो इन स्टेजेस को अचीव करने का है। ठीक है, और यहाँ पे जो है इंडिया फर्स्ट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर अटेंड क्रिटिकलिटी इन 2018। क्रिटिकलिटी का मतलब है वहां स्टेज जहां पे अब हम क्या करेंगे, थोरियम को इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, जहां पे अब हमारा फ्यूल जो है वो काम करना स्टार्ट करेगा, दैट स्टेज इज नोन एज द क्रिटिकलिटी। और ये 2018 में अचीव हुआ। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने आपको वो जो गए थे फ्यूल लोडिंग वाले साइकिल कलपक्कम तमिलनाडु पहुंचे थे, नहीं तो वो क्या था, वहां पे आपका सेकेंड स्टेज स्टार्ट हुआ वहां से। ठीक है, वो अभी चालू जब हो जाएगा तो सेकंड स्टेज है वो, अभी तो फ्यूल लोडिंग की बाकी चीजें करेंगे वो आपका जो है ये कहानी चलेगी। ठीक है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। इसके बाद स्टेज 3 में क्या करेंगे, टीबीआर यानी थोरियम बेस्ड रिएक्टर। स्टेज 3 आप समझ गए ना, सिंपल सा, आप थोरियम डालते जाओ, वो यूरेनियम 233 में कन्वर्ट होता जाएगा और यूरेनियम 233 एज ए फ्यूल यूज होगा, थोरियम आप सप्लाई करते जाओ, बाहर से आपको कुछ डालने की जरूरत। ठीक है, तो ये आपका थर्ड स्टेज में चलेगा। अब इसमें भी अलग अलग तरीके हैं तो नॉट नेसेसरी, बट चलो ठीक है, थर्ड स्टेज में आप देख लो। इसमें एक तरीका है कि एडवांस हेवी वाटर रिएक्टर्स इसका यूज हो सकते हैं, बट हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो मेन फ्यूल हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेज में थोरियम यूज होना शुरू होगा। साइकिल कैसे चलेगी वी हैव सीन। ठीक है, एंड दिस वुड एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन स्टेज 2 एंड द फुल फ्लेज थोरियम साइकिल। अब इसके पीछे टेक्निकलिटी है, बट सिंपल याद रखना कि यहाँ पे एडवांस हेवी वाटर रिएक्टर का यूज हो जाएगा। ठीक है, इनिशियल में ये प्लूटोनियम थोरियम या फिर यूरेनियम एंड थोरियम दोनों का यूज करेंगे। प्लूटोनियम ही रखो स्टार्टिंग में, तो यूरेनियम तो बाद में यूज करेंगे। ये आपको प्लूटोनियम ये आपको इनिशियल में प्लूटोनियम एंड थोरियम का यूज करेंगे, वो साइकिल जो मैंने आपको लिखवाई। एंड देन थर्ड स्टेज में जो है इनिशियल में प्लूटोनियम आपको क्या करेगा, एनर्जी देगा, थोरियम 233 धीरे धीरे यूरेनियम 233 में कन्वर्ट हो रहा है। फिर आप अगले इसके सेकेंड पार्ट में जब चले जाओगे, सेकेंड पार्ट में आप क्या करोगे कि जो यूरेनियम 233 यूज हुआ, जो यूरेनियम 233 बना है, उस यूरेनियम 233 से आप एनर्जी प्रोड्यूस करोगे एंड थोरियम 232 यूरेनियम 233 में कन्वर्ट होता चला जाएगा। इतनी ही साइकिल जो है यहाँ पे होगी। अब अगेन यहाँ पे जो तीसरा स्टेज का जो सेकेंड पार्ट है, एक्सीलरेटर ड्रिवन सिस्टम्स, यहाँ पे अभी काम ये कंसेप्चुअल स्टेज में है, फ्यूचर में कैसे होता है लेट्स सी। बट यहाँ पे दे आर सेइंग दैट कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, पार्टिकल एक्सीलरेटर का यूज करेंगे, हाई एनर्जी आप बीम्स का जो है वो वहां पे यूज करेंगे। अब कैसे करेंगे लेट्स सी। ठीक है, तो वो आगे की कहानी है, बट अभी के लिए जो है ये आपको डेवलपमेंट स्टेज में है, नॉट वेरी इस पे ये नहीं हुआ। जो आपके कंसेप्चुअली जो चीजें वर्क कर रही हैं दैट इज द प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर एंड द फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, अभी ये है। फ्यूचर में ये कैसे इसको डेवलप करते हैं लेट्स सी कि ये क्या करेंगे, बट इनका यही आइडिया है कि पार्टिकल एक्सीलरेटर का यूज करके आप क्या करेंगे, न्यूट्रॉन्स को प्रोड्यूस करेंगे। तो लेट्स सी कैसे होता है, इतनी कहानी आप इनको। रिएक्शन समझ में आई कैसे हुआ, नहीं हुआ तो आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, बट ये चीज क्लियर रख लेना कि कैसे हो रहा है। ठीक है, या कैसे जो है थर्ड स्टेज में आपका ऑटोमेटिकली थोरियम से ही काम चल जाएगा, आपको एक्स्ट्रा कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी।
ठीक है। तो जनरली इसलिए डिस्कस भी किया जाता है ना, ये कॉन्सेप्चुअल क्योंकि स्टेज में है, तो आप न्यूज़पेपर वगैरह भी देखो तो डायरेक्टली स्टेज 3 के बारे में बताते हैं, बट बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बताया जाता कि वो कैसे वो चीजें काम कर रही हैं। बट ओवरऑल जो है ये इस तरीके से आप इसको देख लेना कि क्या है, मैंने आपको और इजी तरीके से इसको समझा दिया ये क्या काम कर रहा है। ठीक है। रिसेंट डेवलपमेंट ये मैंने चर्चा करी आपको, कोर लोडिंग ऑफ द प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एट मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन कलपक्कम तमिलनाडु। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री जो है वो गए थे आपको, और यहाँ पे कोर लोडिंग करा गया ऑफ द, ये ध्यान रखना प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, यानी ये सिग्निफाई करता है कि भारत अपने 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम में से सेकेंड स्टेज जो है वो अब स्टार्ट करने वाला है। ठीक है, तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी। अब जो है ये आपका सरदर्द है, ठीक है, कभी मेरा भी हुआ करता था बट अब मेरा सरदर्द नहीं है। ठीक है, आपको ये क्या करना है, एक एक साइट को बैठ के रट्टा मार लेने का है, और अच्छे से रट्टा मार लेने का है। ठीक है, क्योंकि किसी एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है। मैं कुछ तरीके बता देता हूं, आपको याद रखें। देखो, पहली चीज यहाँ पे ये इमेज काफी अच्छा था, इसमें ऑलमोस्ट चीजें कवर हैं। ठीक है, आपको पहले क्या ध्यान रखना है कि पहले तो आप ऑपरेटिंग वाले बनाओ, और इसको कॉपी में लिस्ट बनाओगे तो फिर आपको चीजें याद रखनी आसान हो जाएंगी। ऑपरेटिंग कौन कौन से हैं, तो रेड साइन राजस्थान एक ऑपरेटिंग है, यहाँ पे केवल एक साइड जो है वो राजस्थान में ऑपरेटिंग है। दूसरा काकरापार गुजरात, अच्छा राजस्थान वाला कौन सा है जगह, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तीसरा जो है दैट इज द काइगा, यहाँ पे 4 ऑपरेटेड हैं। ठीक है, यहाँ पे भी 2 ऑपरेटेड हैं, तो ये टर्म्स, ये नंबर वहां पे लिख लेना सामने में तो आसान रह जाएगा याद करना। इसके बाद काइगा कहाँ पे है, कर्नाटका में। ठीक है, इसके अलावा कलपक्कम दैट इज द तमिलनाडु। इसके अलावा तारापुर महाराष्ट्र, यहाँ पे अगेन 2 ऑपरेशनल हैं। ठीक है, इसके अलावा एक जो और ऑपरेशनल है दैट इज द नरोरा। ये मेजर आपको ऑपरेशनल वाले, एक पहले इनको साइड करके आप लिस्ट बनाओगे, इनको याद करोगे कहां पे। दूसरा दैट इज अंडर कंस्ट्रक्शन। अंडर कंस्ट्रक्शन में सरदर्द नहीं है, इसलिए नहीं है कि जहां पे ऑपरेशनल है अंडर कंस्ट्रक्शन वहीं पे है कहीं ना कहीं पे। ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन देखो राजस्थान में ही है ऑलरेडी, ये रावत भट्टा आप देख चुके हो। दूसरा काकरापार में अगेन यहाँ पे ऑलरेडी पहले से कंस्ट्रक्टेड है। तीसरा जो है अगर आप देखोगे तो जो है दैट इज दिस कुडानकुलम, ये कुडानकुलम आपको एक एक्स्ट्रा साइट के रूप में मिलेगा, बाकी और कहीं पे अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं दिख रहा है कुडानकुलम में। अब क्योंकि प्रोपोज्ड है, ये तो आपके स्टैटिक के पोर्शन हो गए, ये हो गए आपको स्टैटिक के पोर्शन, ये आपको किताबों में भी लिस्ट मिल जाएगी, आप रट्टा मार सकते हो। फोकस जो है वो आपका होना चाहिए प्रोपोज के साइड पे, ये तो आपको याद होना चाहिए। प्रोपोज वाले साइड पे क्या होगा, कभी कभार वो ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन के तरीके से पूछ देंगे। ठीक है, कि इसकी लोकेशन किस स्टेट, ये वहां से वो नहीं पूछेंगे कि ये आपका यहाँ पे क्या रिएक्टर है और क्या है, क्योंकि वो जब तक बनेगा नहीं तब तक नहीं पूछा जाएगा। यहां से आपको लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे सिंपली पूछ देगा कि ये जो चुटका है ये कहाँ पे है, ये लोकेशन, क्योंकि प्रोपोज्ड साइट है ना आपका, वो सिंपली पूछ देगा कि ये जो चुटका है ये किस स्टेट में लाई करता है। ठीक है, हाँ जी, या ये जो भीमपुर है, ये भीमपुर कहाँ पे लाई करता है, हरिपुर कहाँ पे लाई करता है, कुवाड़ा कहाँ पे लाई करता है, हाँ जी वेस्ट बंगाल है। ठीक है, तो ये साइट्स आपको क्या करनी है, ये जो साइट है मीठी वर्दी जो है, मान लो ये गुजरात का साइट जैतपुर, ये साइट्स जो है ये आपको याद रखने हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कि किस स्टेट में है, यहाँ पे कितना प्रोपोज हुआ है उसकी चिंता नहीं करनी है आपको। ठीक है, वो बाद की कहानी हो, कितना होगा क्या बनेगा वो अभी चलते रहता है, वो डेवलपमेंट स्टेज में रहेगा। तो आपको जो पुराने साइट्स हैं उसकी लोकेशन और कहाँ पे है, वहां पे कितना है प्रोडक्शन, ठीक है, कम से कम कितना है वो याद रख लोगे तो ठीक है। यहाँ पे प्रोपोज वाले में बहुत सरदर्द नहीं खत्म करना है, खपाना है, जो आपको एरियाज हैं किस स्टेट में है उतना याद कर लेना, बाकी वहां पे जरूरत नहीं। ठीक है, ये नहीं आपसे एग्जाम में पूछेगा कितना प्रोपोज हुआ है। ठीक है, आई वेरी मच डाउट कि वैसे कोई क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो इसको आप याद कर लेना। और भारत की पॉलिसी क्या है, वो 14 फोल्ड बढ़ाना चाहते हैं, 14 गुना अपनी जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूल की, तो वो बाद की चीजें कितना हो पाता है।
चलो, इसके अलावा तो एक तो उसका सही यूज था कि आपको एनर्जी प्रोड्यूस करो, लोगों को घर रोशन करो, ठीक है। लेकिन जो दूसरा उसका यूज बना, दैट इज द न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। हाँ जी, ये सिक्योरिटी के लिए, और जरूरी नहीं है, आपको न्यूक्लियर वेपन्स की जरूरत नहीं थी, लिटरली नहीं है। अच्छा, कैसे बताओ न्यूक्लियर वेपन से क्या डर? चलो ये कर लेता हूँ, फिर आता हूँ चर्चा, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की चर्चा करूंगा, फिर डर कर ये खत्म हो जाएगा। तो न्यूक्लियर वेपन्स जो है, न्यूक्लियर वेपन्स में दो तरीके के वेपन्स बने, याद रखेंगे। जो पहला जनरेशन था, फर्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर वेपन्स जो थे, these were simply the conventional nuclear bombs, यानी फिशन रिएक्शन कराओ, एनर्जी प्रोड्यूस करो, उस एनर्जी से लोगों को जला के मार डालो, ठीक है। यही करते हैं ना ये लिटरली, और क्या हो रहा है? तो ये काम है। दूसरा जो बोला कि लोग अच्छे से फ्राई नहीं हो रहे हैं, अच्छे से जल नहीं रहे हैं, तो सेकेंड जनरेशन का बना दिया। अब इसमें क्या करा इन्होंने, ये थर्मोन्यूक्लियर या फ्यूजन वेपन। इसमें क्या होता है कि पहले आप फिसाइल रिएक्शन करो, जो आपका फर्स्ट स्टेज न्यूक्लियर बम है, और फिसाइल रिएक्शन से क्या होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और इस एनर्जी का यूज करके आप फिर से क्या करो, फ्यूजन रिएक्शन कराओ, और फ्यूजन रिएक्शन करा करके और ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करो। क्योंकि फ्यूजन रिएक्शन कराने के लिए मैंने सिंपल सी बात आपको बताई कि वहां पे आपको एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, और उतनी एनर्जी आपको कहां से मिलेगी, यू विल फाइंड फ्रॉम दिस फिसाइल रिएक्शन। तो फिसाइल रिएक्शन कराया, उसके बाद एनर्जी प्रोड्यूस करी, जैसे एनर्जी प्रोड्यूस करी उस एनर्जी का यूज करके फ्यूजन रिएक्शन कराया, और फ्यूजन रिएक्शन करके फिर जो है आपने बनाया थर्मोन्यूक्लियर बम, या इन्हीं को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इनको हाइड्रोजन बम कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो पावरफुल कौन सा होगा, ऑब्वियसली हाइड्रोजन बम, क्योंकि उसकी जरूरत क्यों पड़ी भाई, नहीं साइज कम रखेंगे, जैसे न्यूक्लियर में भी है ना, छोटे 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 रख सकते हैं, बड़े भी बना सकते हैं, तो इसको बनाया जा सकता है, वो तो अलग बात है, बट अरे नहीं, तो ऐसे नहीं होगा कि आपका रिएक्शन स्टार्ट होगा तो ये लगाया गया था आइडिया कि हाइड्रोजन बम का एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो गया तो हो सकता है एनवायरनमेंट में भी वो रिएक्शन करना चाहिए, बट ऐसा होगा नहीं, मतलब ऐसे चांसेस कम है। अगेन फ्यूचर कोई नहीं जानता, ठीक है। वो कौन सी एक मूवी थी, नहीं ओपेनहाइमर तो ठीक है, अरे एक मूवी थी ना, वो चीजों को प्रेडिक्ट करता था, उसको विजन्स आते थे, उसकी अच्छी अच्छी सीरीज है, 5-6 6-7-8 सीरीज है। नहीं नहीं, अरे गेम ऑफ थ्रोन्स कहाँ तुम चले गए, अरे वो मूवी वो सीरीज थी, ठीक है। अरे नहीं बाबा, शेरलॉक होम्स का इनका नहीं, तो वो कैसे चेन रिएक्शंस होता है, छोटी छोटी घटनाएं वो कैसे बड़ी होती चली जाती हैं, ठीक है। जैसे एक टर्म यूज होता है बटरफ्लाई इफेक्ट, ठीक है। बटरफ्लाई इफेक्ट अगर आप देखोगे तो कैसे एक छोटी सी घटना से भी बड़ी चीजें जो है वो हो सकती हैं। क्या बोल रहे हो तुम, दिवाली में करोगे हाइड्रोजन बम को? अरे बाबा, मतलब नहीं बाबा, ऐसा मत करना, ठीक है। वो हाइड्रो बम तुमने सुन रखा है, वो दूसरा चीज है वो। अरे ठीक है, तुम टेंशन ना लेना, ये सब नहीं है, हाइड्रोजन बम नहीं होता है वो, ठीक है। वो आपको मिलेगा नहीं मार्केट में, ठीक है। वो जो है प्रधानमंत्री चाहे तो भी उनको बहुत मुश्किल से मिलता है, तो हमें तो छोड़ ही दो, हम तो आम लोग हैं। अरे तो वो भी देखो, वो डिक्टेटर है वहां का, ठीक है, उसकी पोस्ट को देखो। तो ये दिस इज जस्ट एन कंपैरिजन, ठीक है, देख लो कितना है, ठीक है। तो एटॉमिक बम के मुकाबले ये कितना ज्यादा हो सकता है, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। तो तो वही कहानी है, डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक एंड हाइड्रोजन बम। अब क्योंकि इसकी चर्चा होती है, तो अब हमें चर्चा करनी पड़ेगी थोड़ी सी न्यूक्लियर ट्रायड की, क्योंकि हर कंट्री न्यूक्लियर वेपन को इकट्ठा कर रही है, तो एक कॉन्सेप्ट आया न्यूक्लियर ट्रायड का। न्यूक्लियर ट्रायड का कॉन्सेप्ट यही था कि आप अपने जो डिलीवरी सिस्टम्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनको डिस्पर्स करके रखो, एक जगह पे ना रखो। डिस्पर्स करके रखोगे तो इन द इवेंट ऑफ वॉर आपके न्यूक्लियर वेपन्स क्या होंगे, सेफ होंगे। अगर आप पे कोई अटैक भी करता है, एक ही जगह पे है, तो उसके डिस्ट्रक्ट होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। आप उसको डिस्पर्स कर दिया आपने, तो उसके बचने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, जब बच जाएगा तो आप रिटेलिएट कर सकते हो।
ठीक है। तो इसमें इन्होंने ये कहा कि हम क्या करेंगे कि हम अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स एंड जो आपके वॉरहेड्स हैं, डिलीवरी सिस्टम है, उसको 3 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में रखेंगे, यानी एयर में भी आप रख सकते हो, वाटर, अंडर वाटर एंड ऑन द लैंड। और जिस कंट्री के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो वाटर से भी लॉन्च कर सकता है, एयर से भी लॉन्च, वाटर मतलब बिलो वाटर की बात हो रही है, ठीक है, तो बिलो वाटर यानी सबमरीन से लॉन्च कर सकता है, आपको एरोप्लेन से लॉन्च कर सकता है, एंड बैलिस्टिक मिसाइल तो लॉन्च करेगा ही। तो इन तीनों, ये तीनों जिसके पास कैपेसिटी पूरी होती है, दैट इज नोन एज द न्यूक्लियर ट्रायड। और भारत ने जो है, भारत ने अपने लैंड बेस्ड इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी थी, हम कौन सा यूज करेंगे, अग्नि, अग्नि का आप यूज करोगे, ठीक है। उसके अलावा सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स, तो सबमरीन कौन सी सबमरीन है आपकी, आईएनएस कौन सी थी, आईएनएस अरिहंत सीरीज, ठीक है। तो अरिहंत सीरीज में 2 मिसाइल, 2 सबमरीन हैं, सेकंड तो इन द कंस्ट्रक्शन पीरियड है, बट ठीक है, आईएनएस अरिहंत है। और उसके अलावा स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स यानी एरोप्लेन्स की बात हो रही है, तो आपका मिग हो गया, रफाल, रफाल तो अभी नहीं, बट मिग आपको यूज होते हैं, जगुआर्स यूज हो सकते हैं, ठीक है, सुखोई यूज हो सकती है, सुखोई 30। तो ये सारे जो है दे आर, मेन पर्पस वही है कि सर्वाइबिलिटी, कि जब इन द इवेंट की आपके पास आप पे अटैक हो तो आप सर्वाइव कर जाओ। दूसरा सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, सर्वाइव करने के बाद आपके पास क्षमता हो कि आप दोबारा अटैक करो। और तीसरा इससे मिलता क्या है, इंक्रीज डिटरेंस, तो सोचेगा कोई भी आप पे अटैक करने में, ठीक है। तो चाइना सोचेगा कि अगर इसका बच गया तो ये मुझे छोड़ेगा नहीं, ठीक है। तो पुराने फिल्मों में डायलॉग आते हैं ना, ऐसे मारना कि मैं बचूं ना, बच गया तो मैं फिर जो है छोड़ूंगा नहीं, तो वही जो है आपको दिखेगा। तो इंडिया की न्यूक्लियर ट्रायड के रूप में आप देखोगे तो लैंड बेस्ड आईसीबीएम, अग्नि, अग्नि सबसे पावरफुल है, हम और भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और पृथ्वी वगैरह भी आप शॉर्ट टर्म में अगर जरूरत पड़ेगी तो आप कर सकते हो, ऐसा कोई ब्रॉड लाइन नहीं होता है कि नहीं, ये नहीं होगा। इसके अलावा सबमरीन लॉन्च व्हीकल के रूप में आपका आईएनएस अरिहंत और के सीरीज जो आपको बैलिस्टिक मिसाइल है, ये हमने बात करी है। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स में सुखोई 30, मिराज 2008, जगुआर, रफाल जेट्स भी जो है, ये सारे के सारे, रफाल को भी आप थोड़ा बहुत अपडेट करेंगे वो, बट अगेन दैट कैन बी यूज्ड, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है ये भारत के न्यूक्लियर ट्रायड को पूरा करते हैं। अब चर्चा रह जाती है भारत के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की, बस 5 मिनट में उसको डिस्कस कर देते हैं एंड देन वी विल फिनिश। हाँ जी, अब आते हैं बात, क्या आप कह रहे थे कि न्यूक्लियर वेपन जरूरी है सुरक्षा के लिए। ये आइडिया जो है कोल्ड वॉर के टाइम में ये बहुत चला, हुआ ये था, देखो बहुत सारी ये चीजें बताती हैं कि यूएसए को जरूरत नहीं थी जापान पे बम डालने की, हिरोशिमा एंड नागासाकी पे उसको बम डालने की जरूरत नहीं थी। दिस वाज जस्ट अ मसल फ्लेक्सिंग, वो दुनिया को दिखाना चाहता था कि मेरे पास पावर आ चुकी है, मैंने ये बम बना लिया, मैंने टेस्ट कर लिया और देख लो कितना डिस्ट्रक्टिव। आपने अगर ओपेनहाइमर मूवी देखी है तो ये तो जरूर देखा है कि दोनों कंट्रीज, लगभग हर कंट्री जो है वो कर रही थी। अब देखो इस पे एक बड़ा अच्छा ये था कि क्या होता अगर ओपेनहाइमर ने जो है ये जो आपका बम बनाया था ये 10 साल पहले बनाया होता या 10 साल बाद बनाया होता, ठीक है, तो शायद वर्ल्ड पॉलिटिक्स कुछ और तरीके से चल रही होती। यूएसए का न्यूक्लियर वेपन बनाना इज वन ऑफ द कॉजेज कि ब्रिटेन के की जो मतलब आप कह सकते हो जो उसकी पावर पॉलिटिक्स थी, जो वर्ल्ड लेवल में उसकी साख थी, वो कम हुई। नहीं, अगर 10 साल बाद होता तो फिर कहानी कुछ और होती और शायद भारत को वो फोर्स नहीं करते कि भाई तुम आजाद करो भारत को, क्योंकि भारत की आजादी में कहीं ना कहीं रोल जो है इन कंट्रीज का भी रहा है, यूएसए का रोल रहा है, रशिया का रोल रहा है। तो अगर तो ब्रिटेन की साख अगर उतनी होती तो शायद आप ना करते। और भी घटनाएं हैं बट वो अलग चीज है। तो हुआ क्या कि यहाँ पे इन कंट्रीज ने जब बना, जैसे यूएसए ने तो बना लिया, अपना पावर प्रोजेक्शन कर लिया, रशिया में बैठा हुआ था स्टालिन उस टाइम में, उसने लगा कि भाई अब अपने को भी जरूरत पड़ेगी, ऑलमोस्ट वो भी नजदीक थे, उन्होंने भी बनाई। अब हुआ क्या कि इन्होंने स्टार्टिंग पीरियड में तो कम हाँ वो देखो मूवी का नाम उसने डाल दिया फाइनल डेस्टिनेशन, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा था, एवरीवन वाज फॉलोइंग फॉरगेटिंग, ठीक है। चलो थैंक यू सबको याद दिलाने के लिए, ठीक है। तो हाँ, क्या बात कर रहे थे हम लोग,
मत देखना भी मत, तो इंसान को मतलब परेशान बना देगा तुमको, तो ज्यादा 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 डीप में देखोगे ना तो फिर वो परेशान करने लगता है आपको। तो उसको मूवी के तौर पे ही देख लो कि हाँ एक बार देख लिया बस। तो अब क्या हुआ यहाँ पे कि रशिया ने बम बनाया, यूएसए ने बम बनाया, अब ये दोनों जो है वो बम बनाते चले गए। हुआ ये कि इनको ये था कि हम एक टर्म यूज का एक टर्म यूज करा गया जिसको कहा गया मैड। ये टर्म जो है ये कोल्ड वॉर के टर्म में ज्यादा फेमस हुआ कि रशिया एंड यूएसए जो है दे आर फॉलोइंग द मैड पॉलिसी। मैड का मतलब सिंपल सा तो हिंदी में पागल होता है, ठीक है, तो पागल की ही पॉलिसी थी ऑब्वियसली, बट इसका जो फुल फॉर्म था दैट इज म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, ये पॉलिसी खूब फॉलो करी गई। म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन में कहानी इतनी सी थी कि हमारे पास इतने वेपन हो कि हम अगर हम पे कोई दूसरा कंट्री अटैक भी करता है तो हमारे वेपन्स बच जाएं, और ये चीज श्योर हो कि फिर जब हम रिटेलिएट करेंगे तो हमारे पास इतने वेपन्स हो कि उनके पास बचने बचाने के लिए कुछ भी ना रहे। सिंपल सी इसके पीछे लॉजिक यही थी, हम इतने हथियार रखें, अगर हम पे अटैक होता है उसमें से कुछ परसेंट भी अगर हम बचा लेते हैं हमारे वेपन्स जो थे, तो फिर इतना रहेगा कि हम उसको तो पूरा का पूरा खत्म करेंगे। और इस रेस में जाते जाते इन्होंने ये इतने वेपन्स बनाए कि ये एक एक कंट्री जो है, जैसे यूएसए के पास इतने वेपन्स हो कि पूरी दुनिया को कम से कम 20 बार तबाह कर सकता है। जस्ट इमेजिन दिस नंबर, ठीक है। आप पूरी दुनिया को तबाह करने का मतलब ये है ना कि आप मेन सेंटर्स को खत्म कर दो, दुनिया तो खत्म हो गई ना। तो आप अब जैसे यूएसए के पास में, रशिया के पास में अराउंड 5000 न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं, क्या करोगे भाई? दुनिया में 5000 शहर आप खोजते रह जाओगे, फिर आपको जगह नहीं मिलेगा, मैं कहां बम पटकूं, खत्म हो गए शहर, ठीक है। यही कहानी होगी, रशिया के पास भी यही वेपन है। हमने देखो, हमने अपने काम भर बनाया कि भैया 200-300 है, 200-300 में हम पाकिस्तान को देख लेंगे, चाइना को देख लेंगे, तो हमको उससे ज्यादा जरूरत ही नहीं। हाँ जी, अभी रिसेंट रिपोर्ट में आई है बढ़ के, हाँ 172 पहुंच आई है। तो अभी रिसेंट रिपोर्ट में हम उतना में हम अपना काम जो है वो चला लेंगे, ठीक है, तो उससे ज्यादा जरूरत नहीं। बट यू कैन इमेजिन जस्ट कि कितने का डिफरेंस है। तो 5000-5500 को वॉरहेड्स के पास, वो तो बता रहे हैं, और ये तो सीधी सी बात है, इतनी हमने बताई है, और जरूरी थोड़ी है हमसे सिपरी वाले पूछने आएंगे तो सही बता देंगे कि नहीं इतना ही है मेरे पास, कोई नहीं बताता है, ठीक है। तो ये चीजें। अब हुआ क्या कि ये जो आइडियोलॉजी थी कि एक था कि अगर दोनों कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन होगा तो दोनों कंट्रीज वॉर में नहीं उतरेंगी, एक ये भी चीज माना गया नहीं, क्योंकि डर बना रहेगा। बट इस चीज ने कैंसिल कर दिया, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन स्टेट भी वॉर में गई ना। अपने को ही देख लो, अपने को ही देख लो, पाकिस्तान और हम गए ना वॉर में, कारगिल। रशिया एंड यूएसए इनडायरेक्टली तो वॉर में आज भी चल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं है, कोल्ड वॉर के टाइम में तो चल ही रहे थे। तो ये जो एक था कि नहीं डेटरेंस बना रहेगा, दुनिया में वॉर खत्म हो जाएगी, न्यूक्लियर वेपन सबके पास होगा, तो भाई सब ये तो वैसा नहीं होता। हाँ जी, हाँ, ये एक आइडिया था कि एक डेटरेंस जो है वो देगा। अब ये था कि नहीं देखो, एक चीज है ना कि ठीक है वो बॉम्ब नहीं डालता, डिस्ट्रक्शन तो अल्टीमेटली होता, हाँ उस तरीके से डिस्ट्रक्शन नहीं होता, डेफिनेटली नहीं होता। कहने का मतलब ये था कि ठीक है आप न्यूक्लियर बॉम्ब अब नहीं डालेंगे, बट उसके जगह पे आप देखो कि मिलिट्री में अदर इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रही हैं कि नहीं बढ़ रही। अदर इन्वेस्टमेंट्स तो आप बढ़ा रहे हो ना, आप अपने पास टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर रहे हो ना, आप ज्यादा, आप चलो वैसे बॉम्बर्स का आप ज्यादा यूज कर रहे हो, आप ज्यादा मिसाइल्स का यूज कर रहे हो, आप ज्यादा एयरप्लेन्स का यूज कर रहे हो, ऑब्वियसली कि ठीक है हम न्यूक्लियर वॉर में नहीं जाएंगे, बट डिस्ट्रक्शन तो इस साइड से भी हम करा रहे हैं। तो ये जो था कि अगर एक बार न्यूक्लियर वेपन हो गई और फ्यूचर में जो है हम आगे जाके किसी को कोई हथियार खरीदने के ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दैट डजंट वर्क। ये सिंपल सी ऐसी ही कहानी है कि दो घर आकर, जैसे जस्ट इमेजिन कि दो घर आमने सामने है, ठीक है, दोनों ने अपने छत पे एक टैंक लगवा रखा है कि तुमने मुझे उड़ाया तो मैं तुझे उड़ा दूंगा ऑटोमेटिकली। तो ये श्योर है कि दोनों टैंक तो फायर नहीं करेंगे, बट गोली तो चलाएंगे ना, और वो और अपना नंबर बढ़ाते जाएंगे। ये एक एक साइकिल को इसने क्या करा दिया, क्रिएट करा दिया।
और क्यों? और एक तो सवाल उठता है कि भाई क्यों केवल 5 ही क्यों? आपके पास क्या वैसा स्पेशल है कि आपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए? आप रख सकते हो, तो वो तो खैर बात ही कहानी है। थोड़ी सी चर्चा भारत, क्योंकि भारत की अपने को देखना है, तो इंडिया न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या बताती है। तो जो यूएसए की है या रशिया की है, उनकी डॉक्ट्रिन तो सिंपल सी ये था, दैट इज द म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का था। भारत जो फॉलो करती है दैट इज द क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस। क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस यानी हम उतना ही वेपन बनाएंगे जितने से पाकिस्तान हड़का रहे हमसे, ठीक है, उतना ही सिंपल से डिटरेंस अपने को उतना ही बनाने का है, उससे ज्यादा हमें चाहिए नहीं, ठीक है। तो ये इसका सबसे बेसिक आइडिया है कि हम एक मिनिमम अमाउंट ऑफ, हमें दुनिया को ये नहीं बनना है कि हमारे पास इतने वेपन से, वैसे हम अपनी सुरक्षा के लिए हमें जितना चाहिए, तो हमारी सुरक्षा अगर एक कट्टे से हो सकती है तो एक कट्टा ही रखेंगे, ठीक है। सिंपल सा इस लॉजिक में, जरूरी नहीं कि हम मतलब लेके AK-47 आ जाए, नॉट नेसेसरी। ये पहला बेसिक आइडिया है। दूसरा जो आइडिया बताता है दैट इज द नो फर्स्ट यूज। ये सिंपल सा काम कहता है कि हम सबसे पहले हम नहीं चलाएंगे, थप्पड़ हम नहीं मारेंगे पहले, ठीक है, लेकिन हम गांधी भी नहीं बनेंगे। आपने थप्पड़ मारा तो रिटेलिएट करेंगे, और जब रिटेलिएट करेंगे तो ऐसा करेंगे कि फिर जो तुम है थप्पड़, हाथ आपका बचेगा नहीं थप्पड़ मारने के लिए, ठीक है। तो नो फर्स्ट यूज, नो फर्स्ट यूज के साथ ही जो है, साथ ही में मैसिव रिटेलिएशन दोनों, यानी कि हम पहले यूज नहीं करेंगे, ठीक है। बट अगर हम पे अटैक होता है, ये अच्छा ये चीज ध्यान रखना, एक तो हमारी टेरिटरी पे कहीं पे अटैक होता है, ऑन इंडियन टेरिटरी, और इंडियन फोर्सेस, इसमें ब्रैकेट में डाल देना, ठीक है। एक तो नो फर्स्ट यूज डेफिनेटली, लेकिन अगर हम पे अटैक होता है, अगर हमारे टेरिटरी पे यूज होता है, या फिर हमारे फोर्सेस पे, कहीं पे भी हमारी फोर्सेस हैं उन पे यूज होता है, तो फिर जो है वी विल अटैक। दूसरी जो चीज बताई कि जब अटैक करेंगे तो मैसिव होगा, और इतना डैमेज करेंगे, इतना डैमेज करेंगे, ठीक है, कि भूल जाओगे कि ऐसा कुछ कंट्री भी जो है कोई एग्जिस्ट किया करती। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसको बाद में लिखना, मैसिव रिटेलिएशन हो गया। इसके बाद एक पॉइंट ये भी मेंशन करना कि नॉन यूज अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट। हमने एक चीज कहा है कि जिन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, हम उनके खिलाफ न्यूक्लियर वेपन नहीं यूज करेंगे। बट इन एक्सट्रीम केसेस, बट इन केसेस ऑफ यूज ऑफ बायोलॉजिकल या केमिकल वेपन्स ऑन इंडियन टेरिटरी या इंडियन फोर्सेस, कहीं पे भी, ठीक है, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, we have the option, we have kept our options open. ठीक है, यानी कि इन केस हमने ये तो कहा है कि नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स पे, अगर ना समझ में कोई भी तो पूछ लेना कि क्या क्या लिखा है मैंने, ठीक है, थोड़ी मेरी हैंडराइटिंग बुरी आई नो, बट हमने ये क्या बताया कि इन द केसेज, अगर हमारे या हमारे फोर्सेस पे, हमने पहले चीज कह दिया कि हम पहले स्ट्राइक नहीं करेंगे। दूसरी बात हमने ये कही कि हम नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स पे अटैक नहीं करेंगे, लेकिन उसमें एक कंडीशन डाल दिया, क्लॉज डाल दिया कि अगर कोई नॉन न्यूक्लियर स्टेट हमारे फोर्सेस पे या हमारी टेरिटरी पे बायोलॉजिकल वेपन्स या केमिकल वेपन्स का यूज करता है, तो हमने अपने ऑप्शन खुले रखे, यानी कि वी कैन यूज। ठीक है, तो ऐसा हमने कोई लक्ष्मण रेखा नहीं खींच दी है कि तुम्हारे पास तुम नॉन न्यूक्लियर स्टेट हो तो हम तुम पे हमला न्यूक्लियर वेपन से नहीं करेंगे। ठीक है, अगर एक्सट्रीम कंडीशन आती है, क्योंकि बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन या केमिकल वेपन कन्वेंशन को हमने साइन किया, अब हमने साइन किया तो हमने अपने बायोलॉजिकल वेपन्स डिस्ट्रॉय कर दिए, केमिकल वेपन्स डिस्ट्रॉय कर दिए, दुनिया की नजर में तो कर ही दिए।
तो जब हमने कर दिए, और कोई कंट्री वैसी रॉग कंट्री हो सकती है ना, नॉर्थ कोरिया जैसा, किसी दिन धमकी देना शुरू कर दे, तो क्या करेंगे? तो फिर यूज करेंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे। इसके बाद जो मेन पॉइंट है दैट इज द सिविलियन कंट्रोल। हमारी जो सबसे बड़ी खासियत है कि हमारे जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं दिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर में है ये। ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री जो हैं उन्हीं के ऑफिस में बटन लगा हुआ है बटन इन द सेंस कि अथॉरिटी जो है वो किसके पास है, फाइनल अथॉरिटी किसके पास है, दैट इज विद द पॉलिटिकल लीडरशिप। ये जो है वो आपको देती है। हाँ, तो तुमको क्या लगता है प्राइम मिनिस्टर के पास सारी इंफॉर्मेशन होगी? हाँ जी, तो वो एक ही जगह थोड़ी रखा जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा, कोई डिलीट कर सकता है, वो लोग जानते हैं। हाँ, वो लोग तो पॉलिटिक्स में है, ऑब्वियसली होती है, ये चीजें होती है, तो इनको एक जगह पे नहीं रखा जाता है, ये शिफ्ट होते रहते हैं चीजें। ठीक है, वो तो ऑब्वियसली न्यूक्लियर ट्रायड का पर्पस ही वही था, अलग जगह रखा है, बट अलग जगह में भी वो प्लेस फिक्स नहीं रहेंगे, वो मूव करते रहते हैं, वो अलग अलग जगहों पे वो दे यूज्ड टू कि वो कि कहां पे है, नो विल नो, प्राइम मिनिस्टर ऑब्वियसली नो, बट जब आप चेंज हो गए तो थोड़ी ना आपको पता ही क्या होगा। तो अब भारत में ऐसे प्राइम मिनिस्टर हुए भी हैं जिन्होंने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बताई है लोगों को, मतलब जानबूझ के नहीं बताई है, बट उनको ये चीज नहीं पता हो, ये उनसे जो है वो बता दिया उन्होंने, मोरारजी देसाई। ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल रहते आपको यूज होते हैं वो। ऑब्वियसली देखो पता तो है ही, तो आपको क्या लगता है ये मतलब ऐसे जनरल कंडीशन में वहां पे जो मिलिट्री वाले भी हैं तो उनको ये ड्यूटी वहां पे आते हैं, उस पे एक स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड करके उसका ड्यूटी ही यही है कि आप चीजों को मैनेज करते रहें। ठीक है, और वो हमेशा रोटेट होते रहती है, उसकी जो लीडरशिप है वो रोटेट होते रहती है, वो हमेशा नहीं होगा कि किसी एक आदमी कंट्रोल में रहेगा, वो चीजें रोटेट होती है, वो उतने सेफगार्ड्स तो ऑब्वियसली ये देंगे ना, क्योंकि आपने न्यूक्लियर वेपन पाकिस्तान जैसा थोड़ी है कि टेररिस्ट के हाथ में दे दिया हमने। ठीक है, वो लेके चले गए तो चले जाएंगे, तो ये कहानी आप ध्यान रखेंगे। एक मिनट और ऐड कर लो, अदरवाइज उसके बाद इसको फिनिश कर देते हैं हम लोग। तो सिविलियन कंट्रोल ये ध्यान रखेंगे, फाइनल अथॉरिटी किसके पास है, दैट इज द पॉलिटिकल लीडरशिप। तो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी इसको ऐड कर लो यहीं पे। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी क्या है, दिस इज द सोल अथॉरिटी, इसी का काम ही है कि कंट्रीज के न्यूक्लियर आर्सेनल को देख रेख करे, उसको बचा करके रखे। अब इसके जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है इसकी दो काउंसिल है, एक है पॉलिटिकल काउंसिल और दूसरा जो है दैट इज नोन एज द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, पॉलिटिकल काउंसिल का जो चेयर है दैट इज द प्राइम मिनिस्टर एंड ओनली ही कैन ऑथराइज कि आपको यूज करना है। दूसरा जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ये भी बहुत पावरफुल आदमी के हाथ में है, दैट इज द एनएसए। ठीक है, तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे डिफेंस का डायरेक्ट रोल आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पीएम और इसको कौन हेड कर रहा है, एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी अथॉरिटी। तो ये आपको एडवाइस देंगे कि अच्छा अब उड़ा देने का है। ठीक है, ये तो अजीत डोभाल कहेंगे आप एक्टिवेट कर दिए सर, छोड़ दीजिए चलो छोड़ दिया ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे जो है एक और टर्म आप ध्यान रखेंगे, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड का। ये एनसीए के अंदर में ही या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ही लीड करती है दिस स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड। इस स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड क्या है, ये एक मिलिट्री कमांड है या कह सकते हैं कि यूनिट है जिसका पर्पस है, जिसको बनाया ही इसीलिए गया है फॉर द ऑपरेशनल कंट्रोल, कस्टडी एंड मेंटेनेंस ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर वेपन आर्सेनल। ठीक है, ये स्ट्रेटेजिक, ये किसी भी जनरल के अंदर में नहीं है। ठीक है, वहां से वो डेपुटेशंस पे आते हैं, ऑफिसर्स आते हैं डेफिनेटली, बट इसका पर्पस, इसका काम ही बस इतना है। ठीक है, वो रोटेट होते रहेंगे ऑफिसर्स, बट इनका काम उतना है। तो आप जब मान लो आप आ गए ड्यूटी पे, कुछ दिन रहे, फिर आप चले गए, तो आपको क्या पता कि अब क्या हुआ, अब नहीं, ये इतनी मतलब कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। नहीं तो रिसेंट में ये हुआ था ना, एक जो निशांत करके साइंटिस्ट ने सारा कुछ रिवील कर दिया था, तो हनी ट्रैप, तो हनी ट्रैपिंग चलते रहती है ये, और ये तो स्पेसिफिक तौर पे चल रहा है, मतलब पाकिस्तान ने तो इसको एक ये बना लिया है। अरे वो तो चलो फंसी हुई है, तो हमने तो इधर से इधर चला, तुम्हें अचानक डाइवर्ट करा दिया, चलो कोई नहीं, इसको फिनिश कर लिया। तो इतनी ही थी। इसके बाद की जो कहानी है अबाउट द
कि फ्यूजन रिएक्शन कैसे होता है, उसमें क्या डेवलपमेंट हुई है, उसमें बहुत ज्यादा नहीं है, इतना नहीं है उसमें, तो उसको जो है फ्यूजन एनर्जी को हम लोग एक्सट्रैक्शन में, ठीक है। तो दिस वाज ऑल, अगर कोई डाउट है विल टेक दोज और फिनिश करते हैं। डोभाल साहब हैं जी, बिल्कुल भारतीय जेम्स बॉन्ड, ठीक है, एंड ही इज इंडियन जेम्स बॉन्ड रियली। मेन बात है ना, हमारी मूवीज देख देख के एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है, हमने मिशन इम्पॉसिबल जैसे मूवीज देखे और ये देखे तो हमें लगा कि अच्छा ऐसे काम होता होगा, वैसे काम नहीं होता, ठीक है, आईबी में और रॉ में वैसे काम नहीं होता। हाँ जी, हाँ, वो पाकिस्तान में कहानी चल रही नहीं, वो करने के लिए मोसाद फेमस थी, बट वो भी नहीं, वो एक्शन वाले नहीं है पूरी दुनिया में, हम थोड़ी बोल रहे हैं हमने किया नहीं, लेकिन फिर भी ना ये बहुत ज्यादा अटमोस्ट प्राइवेसी से लोग काम करते हैं। अरे अब किसी को तो ढूंढना है ना, किसी को तो खोजेंगे, कुछ तो करेंगे। चलो ठीक है, फिनिश किए।